सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई पाथ सीरीज की क्लास नंबर 2 है। आज हम पैसेज पढ़ेंगे, कल हमने वॉइस पढ़ा था और आगे आने वाले कल में हम नरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पाथ यानी कि पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग, ये हमारी सीरीज है जहाँ पे हम एआई के द्वारा डिजाइन करे गए क्वेश्चंस में कुछ ट्रेंड्स को एनालाइज कर रहे हैं, मतलब कुछ पैटर्न्स को एनालाइज कर रहे हैं और जो ट्रेंड चल रहे हैं उन ट्रेंड को हम हंट कर रहे हैं, यानी कि उनका शिकार कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से आप आंसर मार्क कर सकते हो। सीरीज की कल पहली क्लास थी, वॉइस की क्लास थी, बहुत ज़बरदस्त आप सभी लोगों के फीडबैक रहे। मैंने आपके कमेंट्स देखे और कमेंट देख के दिल खुश हो जाता है जब आप इस तरीके के कमेंट्स करते हो कि सर बहुत ज़बरदस्त, आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा लगता है क्योंकि मैं लगातार मेहनत करता हूँ, डे बाई डे हर एक दिन मैं कोशिश करता हूँ कि आज के बाद जब कल मेरी क्लास हो तो उस क्लास में जो कंटेंट जाए वो कल से बेहतर रहे। और इसी प्रयास में आज मैं पैसेज में कुछ थ्योरी का पार्ट भी ऐड करके लाया हूँ। जस्ट ऐसा नहीं करूँगा क्या कि पैसेज पढ़ाया और उसका आंसर बताया, नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि पैसेज की क्लास के दौरान आपको नए नए तरीके सिखाए जाएं, ऐसे कुछ तरीके सिखाए जाएं जहाँ पे कितना भी कॉम्प्लेक्स पैसेज हो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हों। कुछ ऐसे तरीके सिखाए जाएं कि बहुत लंबा पैसेज है उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप बिना पैसेज को पढ़े आंसर कर पाएँ। कुछ ऐसे तरीके जहाँ पे एआई जनरेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो उनमें क्या सर्टेन चीज़ें हैं जिनको देख के हम आंसर मार्क कर सकते हैं। किस टाइप का पैसेज है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस टाइप से उसको आंसर करना है, क्या उसके लिए बेस्ट अप्रोच रहेगी। इन सारी चीज़ों पे बड़े डेप्थ में काम कराए, एनालिसिस कराए। देखो मेरा एक ही काम है दुनिया में, मैं इंग्लिश अगर पढ़ाता हूँ तो उसको शिद्दत से और दिल से पढ़ाता हूँ, डीप में एनालिसिस करता हूँ और उस एनालिसिस को आपके सामने लेके आता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि देखो जी मैं तो नेचुरली यही सब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कल एक ऐसा कमेंट भी आया था फालतू का कि आप होते तो आप भी एग्जाम हॉल में ये गलत करके आते, कैसी बातें करते हो। मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए, अगर सारे क्वेश्चंस में गलत ही करता होता तो सारे कोई पेपर निकलता ही नहीं मेरा। जितने पेपर मैंने दिए थे अपने टाइम पे लगभग सब में इंग्लिश में 50 में से 50 लाया करता था, मेंस में 195 थे, 200 में से वो ऐसे ही नहीं आए होंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें ऑन द स्पॉट डिसाइड करनी होती हैं, डिसीजन लेने होते हैं। और मैं जस्ट एसएससी के आंसर्स को जस्टिफाई नहीं करता हूँ। अगर सिर्फ एसएससी को जस्टिफाई करता तो कल की क्लास के अंदर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनको बोला था कि इसका आंसर एसएससी ने गलत दे रखा है। अगर वही करना होता कि भैया आंसर पता है एसएससी ने ये दिया है, इसको जस्टिफाई कर दो, तो कर देता। मेरे चैनल के पे अगर आप विजिट करके देखोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जहां पे मैं कहता हूं कि रॉन्ग क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस एग्जाम, है ना। आजकल तो ये ट्रेंड बंद हो गया क्योंकि आंसर की पब्लिक नहीं होती, लेकिन पहले मैं कराता था कि ये क्वेश्चन एसएससी ने क्लियरली रॉन्ग पूछा है मतलब पूछा है। तो मेरे अंदर वो भी गट्स है कि मैं ये कह पाता हूँ कि ये गलत है मतलब गलत है। ठीक है, बाकी ज्यादातर बच्चों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव था, लेकिन कुछ बच्चे अजीब अजीब से भी कमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि पाथ सीरीज में हम क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करना हमारा बाकी रहता है। कल से स्टार्ट की थी तो ये मंडे को हमने वॉइस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज ट्यूसडे है और आज आपको पैसेजेस मिलेंगे। बहुत अच्छी अप्रोच रहेगी, मजा आ जाएगा आप लोगों को, है ना। बाकी तीसरा है आपका नरेशन, जो कि कल की क्लास में कराया जाएगा वेंसडे को, पीक्यूआरएस थर्सडे को होगा, उसके बाद एरर डिटेक्शन फ्राइडे को। सैटरडे और संडे मुझे रिसर्च पे, कंटेंट पे, सब पे काम करने के लिए टाइम चाहिए, तो सैटरडे संडे को कोई भी क्लास आपको नहीं आएगी पाथ सीरीज की, क्योंकि सैटरडे के दिन आपकी जो टॉप 50 सीरीज चल रही थी हमारी, उसकी एडजेक्टिव की क्लास आएगी और संडे के दिन एडवर्ब की क्लास आएगी। क्लासेज आएंगी लेकिन अलग सीरीज की आएंगी, ना कि इसकी, है ना। तो इस वीक में ये चलेगा पाथ सीरीज में। उसके बाद में फिर से अगले वीक से पाथ सीरीज आपकी मंडे को आपका क्लोज टेस्ट आएगा, उसके बाद में आपका इंप्रूवमेंट आएगा, या आपका हो सकता है जो पार्ट ऑफ स्पीच सिलेक्शन वगैरह का होता है वो, उस तरीके से सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी एक एक करके, जो सीक्वेंस मैंने बताया था उसी सीक्वेंस में। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले देखो, जब भी पैसेज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस तरीके का पैसेज होगा, ये पैसेज है, ठीक है, इतना बड़ा पैसेज है, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस होते हैं, ये सब जानते हैं आप, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पैसेज कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टाइप को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइप के पैसेज के लिए एक अलग अप्रोच होगी। अगर पैसेज में एक कहानी है तो कहानी के बारे में हमको तो जानकारी नहीं है कि कहानी में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है, तो कहानी सामान्यतः हमें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर पैसेज के अंदर कहानी नहीं है, पैसेज के अंदर मान लीजिए क्रिकेट मैच के बारे में बात करी गई है, मैं क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, तो हो सकता है मुझे पढ़ना भी ना पड़े। मान लीजिए पैसेज के अंदर बात करी गई, जैसे अभी ये पैसेज था जिसमें एजुकेशन और विजडम की बात करी है, मेरे को विजडम और एजुकेशन के बारे में हो सकता है थोड़ी बहुत जानकारी है, तो हो सकता है मुझे पूरा पैसेज पढ़ना ना पड़े। यानी कि अलग अलग पैसेजेस में अलग अलग अप्रोच रहती है। तो क्या टाइप रहते हैं और क्या किसकी अप्रोच रहती है, एक बार ये जान लेते हैं। सबसे पहले पैसेज हो सकता है आपका नरेटिव या स्टोरी बेस्ड, नरेट करना यानी कहानी बताना, तो ये भी टाइप ही है। इसमें क्या होगा, या तो कोई पर्सनल स्टोरी रहेगी, या किसी की बायोग्राफी हो सकती है, या फिर कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई घटना। इसको बेसिकली डिफिकल्टी लेवल में देखें तो ये सबसे आसान होता है, क्योंकि ये आसानी से समझ आ जाता है पढ़ के।
सामान्यतः इसको पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरी तो हमें तभी समझ आएगी क्या हुआ था क्या नहीं, पैसेज पढ़ के। और उसके बाद में आपको बस ध्यान देना सीक्वेंस पे, पहले कौन सी चीज़ हुई फिर कौन सी चीज़ हुई, क्योंकि कहानी में सीक्वेंस ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद में पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर कर दीजिए, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टाइप हो सकता है जो कि फैक्चुअल या इन्फॉर्मेटिव है, जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इन्फॉर्मेटिव पैसेज ज्योग्राफी पे हो सकते हैं, एनवायरनमेंट पे हो सकते हैं, साइंस रिपोर्ट हो सकती है, कोई और भी जितने भी सब्जेक्ट है, किसी भी चीज में किसी भी चीज के फैक्ट्स हम बता रहे हैं। सामान्यतः ऐसा पैसेज इजी टू मॉडरेट रहता है। क्यों? इसमें आपको ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला दो चांस हो सकते हैं, पहला या तो हो सकता है जिस टॉपिक के बारे में पैसेज है उस टॉपिक को आप पहले से जानते हो तो भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, क्योंकि ये क्या है, फैक्चुअल है, तो इसके अंदर फैक्ट है, तो जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे सामान्यतः फैक्ट बेस्ड होंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखा, पैसेज के अंदर स्किम किया, यानी कि आपने स्कैनिंग करी, देखा कि कौन सी चीज कहाँ है, उसके हिसाब से आंसर मार्क कर दिया। यानी कि आपको आंसर्स को लोकेट करना है, सिर्फ पूरा पैसेज पढ़ने की इस तरीके को जरूरत नहीं होती है। तीसरा टाइप आपका बनेगा एनालिटिकल या एक्सपोजिटरी, यानी कि किसी चीज का एनालिसिस है। फैक्चुअल पैसेज में और एनालिटिकल में फर्क होता है। फैक्चुअल के अंदर हम सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं और एनालिटिकल के अंदर हम एनालाइज करते हैं, क्या इसकी अच्छी चीजें हैं, क्या इसकी खराब चीजें हैं। ठीक है, अब एनालिटिकल अगर पैसेज है तो सामान्यतः इसकी पहली लाइन और आखिरी लाइन हमें बहुत कुछ आइडिया दे जाती है। शुरुआत की लाइन से हमें पता चल जाएगा कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक क्या है, पहली चीज। दूसरा, उस टॉपिक के बारे में पहली दो लाइन में पता चल जाएगा कि जो ऑथर है उसका एटीट्यूड क्या है, वो उसके बारे में खराब बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, उसको खराब बता रहा है या अच्छा बता रहा है। ठीक है, और जो लास्ट लाइन होती है उससे हमें वे फॉरवर्ड पता चल जाता है कि इस चीज को लेके ऑथर का ओपिनियन क्या है। तो उससे हमें काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि बीच में किस प्रकार की बातें करी गई होंगी। तो शुरुआत की दो लाइन और लास्ट की दो लाइन पढ़ के लगभग हमें ये जो एनालिटिकल या एक्सपोजिटरी पैसेज है इसका पता चल जाएगा। तो हमें बेसिकली यही करना है कि जो आइडेंटिफाई करना आर्ग्यूमेंट कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, शुरुआत की दो लाइन और लास्ट की दो लाइन से। ये मॉडरेट लेवल रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट ये भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारा और क्या होता है, कोई ओपिनियन या एडिटोरियल हो सकता है न्यूज़पेपर से जो लिया गया है। सामान्यतः न्यूज़पेपर से लिया गया है तो नॉर्मली हमें ये पूरा पढ़ना होता है। इसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से हार्ड की तरफ रहता है। ठीक है, न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई क्रिटिक हो सकता है, कोई डिस्कशन हो सकता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऑथर की टोन कैसी रही है। उसके अलावा हमें ये देखना है कि इसका स्टैंस कैसा रहा है। या फिर कोई पैसेज हो सकता है फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट हो। अब फिलोसॉफिकल अगर पैसेज आएगा तो फिलोसॉफिकल पैसेज जो होगा वो सामान्यतः हार्ड लेवल का होगा, क्योंकि फिलोसफी है, आपकी फिलोसफी अलग है, मेरी फिलोसफी अलग है। एक तो इसमें हमारे जो पर्सनल ओपिनियन है वो कम काम आते हैं, वो सिर्फ तब काम आएंगे जब हमारी और ऑथर की फिलोसफी मैच कर जाए तो काम आएंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं आएंगे। ये एथिक्स में से हो सकता है, ये साइकोलॉजी से हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी से हो सकता है। ठीक है, इसमें आपकी जो सबसे मुश्किल बात यह है कि इसके जो वर्ड्स होते हैं बड़े हैवी होते हैं, इसमें बहुत हैवी वर्ड्स आते हैं। ठीक है, इसीलिए एक तो इसको स्लो पढ़ना चाहिए, थोड़ा स्लो पढ़ के समझना। पहली लाइन पढ़ी समझी, दूसरी लाइन पढ़ी समझी, तीसरी लाइन पढ़ी समझी, पूरा पैसेज पढ़ना इसमें जरूरी है। इसमें डिकोड करना आपको की आइडिया कि ये पैसेज जो फिलॉसफी है वो किस चीज के अराउंड घूम रही है, वो आपको डिकोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको अवॉइड करना है अजम्पशंस, अपनी अजम्पशंस कम लगाएं, क्योंकि सामान्यतः आपकी और ऑथर की फिलॉसफी अलग अगर हुई तो आपके क्वेश्चंस एकदम से गलत हो जाएंगे। इसके अलावा ये एक होता है डाटा या रिसर्च बेस्ड, कोई रिसर्च आ सकता है कोई भी, तो कोई सर्वे, कोई ग्राफ, कोई स्टडी, ऐसी चीज आएंगी। ये भी मॉडरेट या इजी कह सकते हो आप इसको। सामान्यतः आपको नंबर्स वगैरह को देखना है और नंबर्स को देख के आप जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको आप आंसर सीधे सीधे कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि करंट देखें, करंट में क्या चल रहा है, करंट में ये चल रहा है किस टाइप के पैसेज आएंगे, क्या नरेटिव या स्टोरी बेस्ड आएगा। एआई जनरली इस तरीके के पैसेज कम बना रहा है, खास करके रियल लाइफ बेस्ड तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। एआई कोशिश करता है कि किसी की रियल लाइफ में ना घुसा जाए। ठीक है, इसीलिए वो अज्यूम्ड स्टोरी तो बना भी सकता है लेकिन रियल लाइफ वाली नहीं बनाएगा। अच्छा, इसके अलावा फैक्चुअल या इन्फॉर्मेटिव, बिल्कुल सबसे ज्यादा यही वाला टाइप आएगा जो फैक्चुअल या इन्फॉर्मेटिव होगा। कोई एक चीज ली, उसको डिफाइन करके पूरा का पूरा पैसेज लिख दिया जाएगा। एआई सबसे ज्यादा इस टाइप के पैसेज बनाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, शुरुआत की लाइन, लास्ट की लाइन, पूरा पैसेज आपको आइडिया मिला, तुरंत क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के फिर स्कैन करो, आंसर मार्क करो। ये आपका फिलहाल के पैसेज में ये होना चाहिए। क्या एनालिटिकल आ सकता है? बिल्कुल। एआई से हम ये कह सकते हैं कि यार इस चीज को एनालाइज करो, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो ये वाला टाइप और ये वाला टाइप सबसे ज्यादा आएगा। ओपिनियन और एडिटोरियल एआई कम लेगा जनरली, क्योंकि ये कॉपीराइटेड मटेरियल होता है और कॉपीराइटेड मटेरियल को एआई टूल्स कम लेंगे, अनलेस एंड अनटिल एसएससी वाले खुद से एक
एडिटोरियल लें, उसको कॉपी करें और कॉपी करके उसमें प्रॉम्प्ट में दें कि ये आपका पैसेज है, इसमें से आपको पैसेज बनाना है तो बन सकता है। अदरवाइज एआई खुद से एडिटोरियल और ओपिनियन बेस्ड नहीं बनाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका मॉडरेट हार्ड होता है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब बात आएगा फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट, आने के चांसेस हैं लेकिन कम आएगा, ठीक है, कम आएगा, क्योंकि फिलोसफी पे एआई बात कर सकता है, फिलोसफिकल पैसेज बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाटा और रिसर्च बेस्ड ये भी कम चांसेस हैं, आ सकता है लेकिन कम चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस आप मान के चलिए कि ये दोनों में से आएगा, ठीक है। आप एक बार पेपर देखोगे तो पता भी चल जाएगा। ये तो थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब टाइप ऑफ पैसेज। आपका क्वेश्चन किस किस प्रकार के आ सकते हैं पैसेज के, वो एक बार यहां समझ लीजिए। एक तो फैक्चुअल या डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कोई फैक्ट दे रखा है, सीधे सीधे पूछ लिया जाए, ये सबसे आसान होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डिटेल पे बेस्ड होते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें। इनमें आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में वर्ड्स हैं वही पैसेज में वर्ड्स ढूंढने हैं। कोई नेम ढूंढ सकते हैं, डेट ढूंढ सकते हैं, टर्म ढूंढ सकते हैं, कुछ भी आप सर्च करिए, लेकिन सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा, अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन में आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के हिसाब से क्या है, तो इससे पता चल जाएगा। दूसरा टाइप होता है इंप्लाइड या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जैसे टोन ऑफ द पैसेज, टोन निकालने के लिए आपको पहली लाइन आखिरी लाइन उससे समझ आ जाएगा नेगेटिव बातें कर रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है। खास करके आखिरी लाइन से ज्यादा समझ आता है आपको। आखिरी लाइन में वे फॉरवर्ड है, अगर वे फॉरवर्ड में ये कह रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छे होने वाला है तो सेलिब्रेशन की बात आ गई। अगर कहेगा सब कुछ खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टोन आ गई। अगर कहेगा कि ये है तो अच्छा लेकिन हमें ये सावधानियां रखनी है तो सावधानी की बात कर रहा है। जनरली टोन आपका लास्ट लाइन से आप डिसाइड कर पाते हैं। टाइटल और थीम, टाइटल, थीम या समरी, या ये टाइटल, थीम, समरी, इन तीनों चीजों के लिए आपको क्या करना है, सामान्यतः पहली लाइन और आखिरी लाइन। पहली लाइन और आखिरी लाइन में अगर कोई चीज ऐसी है जो कॉमन है, शुरुआत में भी उसी की चर्चा थी, लास्ट में भी उसी की चर्चा है, पक्का वही आपके पैसेज का टाइटल है, ये समझ लेना। पैसेज उसी पे बेस्ड है, वही आपके पैसेज का थीम है। अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, अगर पैसेज ज्यादा बड़ा है, मान लीजिए 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ है, तो तीनों पैराग्राफ की पहली लाइन और आखिरी लाइन पढ़ लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सोर्स ऑफ द पैसेज, जनरली सोर्स का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ज्यादातर पैसेज एआई जनरेटेड है, तो उनका कोई अलग से सोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाएगा। जबरदस्ती से एसएससी वाले मेरी वीडियो देख के जबरदस्ती पूछा नहीं, इसने मना किया था ना, तो बात अलग है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज कैसा है, स्ट्रक्चर के लिए आपको ढूंढना है क्या पैसेज के अंदर कोई ऐसा दे रखा था कि पहले मतलब कोई आर्ग्यूमेंट दिया, फिर उसका कोई हमने कंक्लूजन निकाला, क्या वो हो सकता है। या कोई कॉज एंड इफेक्ट था कि एक चीज है, ये इसका कॉज है और ये इसका इफेक्ट है, क्या ऐसा हो सकता है, वो निकालना है। या कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है, उसका सोल्यूशन दे रखा है, तो वो उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस तरीके की चीजें आपको स्ट्रक्चर बेस्ड पैसेज के लिए देखनी है। एक आपका इन्फ्रेंस हो सकता है। इन्फ्रेंस के लिए जनरली पूरा पैसेज हमें पता होना चाहिए। अब इसमें 2 केस बन सकते हैं, एक तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, दूसरा केस ये हो सकता है कि जो पैसेज था उसके बारे में हमें पहले से ही पता है। अगर पहले से पता है तो बहुत सिंपल सी बात है, आप तो आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। वोकैबुलरी बेस्ड भी क्वेश्चंस होते हैं, खास करके कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी पूछी जाती है, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेज वगैरह पूछे जा सकते हैं। इनमें तो देखो आपकी वोकैब की नॉलेज जरूरी है, प्लस में पैसेज की समझ जरूरी है। जिस सेंटेंस के अंदर उसको यूज किया गया है उस सेंटेंस को पूरा पढ़ें, उस वर्ड का मीनिंग समझें। कोशिश करें कि अगर डिक्शनरी मीनिंग उस थोड़ा सा अलग है तो डिक्शनरी वाले मीनिंग पे रिलाई ना करें, है ना। इसके अलावा ग्रामर वाले क्वेश्चंस भी आजकल आते हैं जहां पे पूछ लिया जाता है ये क्लॉज कौन सी है, ये फ्रेज कौन सा है, इसका पैसिव क्या है। इन सब के लिए आपकी ग्रामर की नॉलेज सफिशिएंट है, उससे काम चल जाएगा। तो ये थे इसकी कंप्लीट थ्योरी टाइप में जो आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम देख लेते हैं एक बार। पहला ही पैसेज हमारा सामने है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपके सामने पूरे पैसेज पढ़ूं फिर आपको क्वेश्चंस करके बताऊं। ये तो वो हो जाएगा कि मैं जी स्पून फीडिंग कर रहा हूं आपको। मैं यहाँ पे क्या करने आया हूं, ट्रेंड को हंट करने आया। और मैंने कल आपको एक ट्रेंड बताया था। भाई ये बात समझ लेना, एल्गोरिदमिक थिंकिंग को आपको समझना है। एआई जब भी ये कहेगा कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वहां पे ना ये नहीं होना चाहिए कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से सोच रहे हैं तो ये भी सही हो सकता है, अलग कॉन्टेक्स्ट से सोच रहे हैं तो ये भी सही हो सकता है। जब एक इंसान क्वेश्चन बनाता है तो वो इतना ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा सब्जेक्टिविटी रहती है, ठीक है। वो चीजों को अपने ओपिनियन रखता है, बहुत सारी चीजें रखता है। बट एआई जब भी क्वेश्चन बनाएगा, एआई पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और अगर एआई पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव है तो 3 ऑप्शन सामान्यतः ऐसे होंगे जो कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, उसमें वो इतनी सारी डिटेल्स ऐड कर देता है एआई, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन जो है ना लंबा दिखता है। यानी कि वो ऑप्शन जिसके अंदर ज्यादा डिटेल्स हैं,
सामान्यतः वही आपका आंसर होगा, पहली चीज। दूसरा, बाकी के जो ऑप्शंस है ना, आप देखोगे कि पैसेज से रिलेटेड ही नहीं मिलेंगे, और या फिर अगर रिलेटेड भी होंगे ना तो पैसेज का जो मेन आर्ग्यूमेंट है एकदम उसके अपोजिट होंगे। तो अगर पैसेज का आपको जिस्ट भी समझ में आ जाए तो आप एआई जनरेटेड क्वेश्चंस का लगभग सबका सही आंसर कर सकते हो, अगर सिर्फ जिस्ट समझ आ गया तो। क्योंकि एआई पूरे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा, उसमें सब्जेक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी। इसीलिए हम फिर से वही काम करेंगे, शुरुआत की लाइन पढ़ेंगे, एसेंस समझेंगे, लास्ट की लाइन पढ़ेंगे, एसेंस समझेंगे, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। While education and wisdom are often conflated in colloquial discourse, a discerning mind perceives a fundamental divergence between the two. लग रहा है जैसे कि फिलॉसफी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों? एक तो मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आ गए, फिलॉसफी पे बेस्ड होगा तो क्वेश्चन आपके वर्ड्स डिफिकल्ट आएंगे ही आएंगे। कहा गया है कि एजुकेशन और विजडम अक्सर करके कन्फ्लेटेड, यानी कि कोलोक्युअल यानी बातचीत के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एजुकेशन को और नॉलेज को, या सॉरी एजुकेशन को और विजडम को, दोनों को लोग बराबर मान लेते हैं, यानी कि उनको बेसिकली क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक डिसर्निंग माइंड, एक ऐसा माइंड जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वह परसीव करता है एक फंडामेंटल डाइवर्जेंस यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में, ठीक है। एजुकेशन इज द फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एजुकेशन क्या है? नॉलेज को हासिल किया जाना है, ऑफन मेजर्ड थ्रू डिग्रीज, एकेडमिक एक्कोलेट्स एंड प्रोफिशिएंसी इन स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन। फिर विजडम क्या रहा होगा? समझदारी। आगे पढ़ने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता जरूरत है, मुझे लगता है इतने में ही समझ आ जाएगा कि एजुकेशन तो सिर्फ वो डिग्री। अगर इसकी लास्ट लाइन देखें तो अल्टीमेटली द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस लाइज नॉट मियरली इन नोइंग व्हाट इज राइट। इसीलिए जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इंटेलिजेंस है वो इस चीज में नहीं है कि सिर्फ ये जानते हैं कि क्या सही है, बल्कि में इस चीज में है चूजिंग टू डू इट स्पेशली व्हेन इट इज इनकन्वीनियंट। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है वो इस चीज में नहीं है ये जानने की क्या सही है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस इस चीज में है कि जो सही है वही हमें करना है, और खास करके तब जबकि उसको करना मुश्किल हो, इनकन्वीनियंट हो। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें यही कह रहा है कि अगर हम सिर्फ जानते हैं तो हमारे पास में एजुकेशन है, लेकिन अगर हम जो चीज जानते हैं उसको ही करते हैं तो हमारे पास में विजडम है। एजुकेशन हमें स्कूल से मिलती है, लेकिन विजडम हमें कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से मिलती है। विजडम यानी कि ज्ञान। जैसे कि एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल ले लीजिए, हो सकता है कि आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा आपके घर में 12वीं क्लास में है, वो एजुकेटेड है, लेकिन आपके पिताजी हो सकता है कि 5वीं क्लास तक पढ़े हों, लेकिन वो वाइज हैं, उनके पास में विजडम है, आपके पास में एजुकेशन है। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरी थिंकिंग से अलाइन कर रहा है, तो मुझे बेशक फिलोसॉफिकल पैसेज है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। पहला देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ इज विजडम प्राइमरली एक्वायर्ड। लगता है जैसे यही सही आंसर होगा, नहीं बड़ा वाला ऑप्शन, ठीक है, देख लेते हैं। तो थ्रू टेक्स्ट बुक, क्या टेक्स्ट बुक से विजडम आएगी? नहीं, एजुकेशन आएगी। थ्रू इमोशनल डिटैचमेंट, लगेगा कि हो सकता है, एक बात बताइएगा, क्या इमोशनली अगर हम अपने आप को डिटैच कर दें, नहीं कि अलग कर दें, क्या हम अपने अंदर से इमोशंस को हटा दें तो हम वाइज हो जाएंगे? विजडम के लिए इमोशनल अटैचमेंट जरूरी है और विजडम के लिए इमोशनल डिटैचमेंट भी जरूरी है। अगर आप वाइज हैं, समझदार हैं, तो समटाइम्स यू नीड टू बी इमोशनली अटैच्ड। जब तक आप इमोशनली किसी चीज से अटैच्ड नहीं होंगे तो शायद हो सकता है उतना बेहतर डिसीजन ना ले पाएं, और समटाइम्स आपको इमोशनली डिटैच्ड होना भी जरूरी है, ठीक है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, तो ये तो नहीं बनेगा। थ्रू एल्गोरिदमिक थिंकिंग, क्या एआई की थिंकिंग से आप विजडम हासिल कर सकते हैं? कभी नहीं। एल्गोरिदमिक थिंकिंग तो वही होता है ना एआई वाला। थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। अब देखो मैंने क्यों कहा कि ये बड़ा ऑप्शन है, बड़ा इसलिए नहीं कि ये पीछे तक निकल रहा है, बड़ा इसलिए इसमें एक चीज, इसमें एक चीज, इसमें एक चीज, इसमें दो, एक्सपीरियंस भी और रिफ्लेक्शन भी। ज्यादा डिटेल है, ज्यादा डिटेल है, यही आंसर होगा, ठीक है। और ये की है, ध्यान रख लेना आप। व्हाट डज द ऑथर मीन बाई विजडम इनरिचेस द सोल। ऑथर कहता है कि जो विजडम है वो इनरिच करती है सोल को, आत्मा को। कैसे? इन इट इनहेंसेस एकेडमिक सक्सेस। हमने पैसेज में देख ही रखा है कि भैया एकेडमिक सक्सेस यानी एजुकेशन उसका विजडम से लेना देना नहीं है। इट फॉस्टर्स डीपर मॉरल इंसाइट्स। कह सकते हो यार भाई, आपके विजडम अगर आपके पास है तो आप मॉरली स्ट्रांग होंगे, एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है, मैं कह सकता हूं बी ऑप्शन सही लग रहा है। इट इंप्रूव्स वर्बल एक्सप्रेशन। देखो वर्बल यानी कि आपकी बोलचाल की भाषा एजुकेशन से भी आ सकती है। वर्बल एक्सप्रेशन, कोई बंदा ऐसा हो सकता है कि बहुत समझदार है, लेकिन हो सकता है वो हरियाणा का है तो बोली उतनी उसकी सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। इट शार्पन्स मैथमेटिकल, मैथ्स हो या वर्बल स्किल हो, ये सब, या एकेडमिक स्किल्स हो, ये सब एजुकेशन का पार्ट है। मॉरल इंसाइट्स जो है वो आपका किसका पार्ट है? तो आप पाओगे ये आपका पार्ट होता है
विजडम का। वॉट हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी वाइज डिस्पाइट लैगिंग फॉर्मल एजुकेशन, कौन इनमें से समझदार हो सकता है बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी? सबसे बड़ा तो यही लग रहा है। वैसे भी दो ऑप्शन, मतलब दो चीजें इसमें, दो चीजें तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ा ऑप्शन है ना, ऑप्शन विथ मैक्सिमम डिटेल्स। साइंटिस्ट, क्या साइंटिस्ट बिना एजुकेशन के वाइज कहे जाएंगे? नहीं, साइंटिस्ट ही नहीं होंगे फिर। स्कूल चिल्ड्रन बिना एजुकेशन के इनको वाइज कहते हैं? नहीं। या टेक्नोक्रेट्स को? नहीं। जो एल्डर्स होते हैं या जो आर्टिसन होते हैं, एक व्यक्ति आर्टिस्ट है यानी कि बेशक वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है उसके पास, फिर भी वो वाइज हो सकता है। मान लीजिए किसी ने, जैसे हमारा एक स्टूडेंट रवि ने मान लीजिए कहीं आर्ट बनाना सीखा नहीं, कोई आर्ट बनाने की डिग्री नहीं है, लेकिन वो इतना प्यारा स्केच बनाता है, तो क्या हम उसको स्केच वाला नहीं कहेंगे क्योंकि डिग्री नहीं है? नहीं ना। बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी एक आर्टिसन को वाइज कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन बी वाइज, तो वाइज हो सकता है, बढ़िया वाइज है वो, है ना। और दूसरा एल्डर्स, हमारे बड़े लोग, हमारे दादा वगैरह ने एजुकेशन नहीं ले रखी थी, क्या उनको वाइज नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो, बाकी जो ट्रिक है वो तो काम कर ही रही है, लास्ट वाले में भी ट्रिक काम करी जाएगी, इस वाले में, है ना, दिख ही रहो आपको आसानी से, इतना लंबा ऑप्शन नहीं। देख लेते हैं, व्हाट इज द सेंट्रल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन इन द पैसेज, पैसेज के अंदर क्या कॉन्ट्रास्ट है? एजुकेशन और कैरियर की बात है? नहीं। एजुकेशन और विजडम की बात है? इंटेलिजेंस और मेमोरी? नहीं। रीडिंग राइटिंग? नहीं। फॉर्मल लर्निंग यानी एजुकेशन, अप्लाइड विजडम, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आसानी से हो पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लग रहा है, ये नहीं होना चाहिए? यही होना चाहिए, सबसे बड़ा तो यही है। देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाई डज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड विजडम वाइडन्ड इन रीसेंट टाइम्स? ड्यू टू ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया। ऑथर के हिसाब से जो गैप है एजुकेशन और विजडम के बीच में, ये वाइडन यानी चौड़ा क्यों हो गया है? क्या सोशल मीडिया की वजह से एजुकेशन और मतलब विजडम का गैप बढ़ा है? आप कहोगे फालतू की बात है, सोशल मीडिया की वजह से ये गैप बढ़ता नहीं है। सोशल मीडिया हो सकता है कई जगह पे बढ़ाए और कई जगह पे घटाए। बिकॉज विजडम इज नो लॉन्गर वैल्यूड, क्या विजडम की वैल्यू नहीं है आजकल? बढ़ी है, विजडम की वैल्यू बढ़ी है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जब किसी समझदार व्यक्ति को देखते हैं तो वो चाहते हैं कि हम भी ऐसे बन जाएं। बिकॉज पीपल स्टॉप लर्निंग आफ्टर स्कूल, क्या इसलिए ऐसा हो गया है कि जो लोग हैं वो स्कूल के बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, इसीलिए बेसिकली एजुकेशन में और विजडम में गैप बढ़ गया? बिकॉज रोट लर्निंग एंड एल्गोरिदमिक मेथड्स, आजकल जो एजुकेशन है और जो विजडम है उसके बीच का गैप इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोगों ने किस चीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे अभी एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूं, आपने पैसेज की पूरी क्लास देख ली, एक आदमी हो सकता है इस क्लास से वाइज होके निकले और एक आदमी हो सकता है एजुकेटेड होके निकले। समझना, एजुकेटेड उसको कहा जा सकता है जिसने डिग्री ले ली, वो एजुकेटेड होता है। तो आपने पैसेज की क्लास करी, मतलब पैसेज की डिग्री आपको मिल गई। और वाइज वो होता है जिसने सिर्फ डिग्री नहीं ली, उसको समझा सीखा। एजुकेटेड तो वो भी कहलाएंगे जो सिर्फ ये सीख के गए कि जो लंबा वाला ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर है, क्लास तो ले ही ली। लेकिन वाइज वो होंगे कि सिर्फ यही नहीं देखना है लंबे वाला, उन्होंने ये भी देखा कि एग्जैक्टली बिना पैसेज को पढ़े ये सामने वाला आदमी किस तरीके से आंसर कर पा रहा है, और वो भी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में कर पा रहा है, वो होंगे वाइज। तो वही तो मैं कह रहा हूं। अब कुछ लोग किस पे चले गए? रोट लर्निंग, रट्टा मार लिया। एल्गोरिदमिक मेथड्स, एल्गोरिदमिक मेथड ही तो ये कि जो लंबे वाला ऑप्शन होगा वही आंसर है। भाई एआई भी तो पैटर्न को एनालाइज करता है, हम भी पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं। इस एल्गोरिदमिक मेथड की वजह से क्या है कि जो एजुकेशन है उसके और जो विजडम है उसके बीच में गैप बढ़ेगा। नॉर्मली अगर मैं ये वाला मेथड नहीं बताता तो ज्यादातर लोग कोशिश करते ये समझने की कि भाई साहब इसका करेक्ट आंसर होगा कैसे, लेकिन क्योंकि एक उनको वो मिल गया, अब मेरा तो बताना जरूरी है, लेकिन क्योंकि मैं तो वो भी दूसरी चीज भी बता रहा हूं, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अब ध्यान नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं कि ध्यान देना है। यू नीड टू बी वाइज टू क्रैक एनी एग्जाम। एजुकेशन अलोन कैन नॉट मेक यू सक्सेसफुल। ठीक है, सिर्फ एजुकेशन आपके पास है तो अकेली एजुकेशन आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। यू नीड टू बी वाइज, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आ गया भाई पैसेज। पहले पैसेज में पूरे तरीके से ट्रिक काम कर रही है भाई, अगला पैसेज देख लेते हैं। द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द डेमोक्रेटिक लैंडस्केप। अब देखो जैसे हम इसको देखते हैं, यहां से मेरे को इतना प्रोलिफरेशन यानी कि फैलना किसी भी चीज का, किस चीज का? सोशल मीडिया। इसने फंडामेंटली यानी कि बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया किसको? डेमोक्रेटिक लैंडस्केप को। यानी कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे डेमोक्रेटिक जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा बदल गया एक तरीके से। एक्टिंग बोथ, और ये दोनों का काम कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जानते हैं ना, जो किसी चीज को बढ़ावा देता है।
और सिविक एंगेजमेंट, सिविक एंगेजमेंट के लिए तो कैटलिस्ट है भाई, लोग आपस में एंगेज हो पा रहे हैं। पहले जो लोग हम मिल भी नहीं पाते थे, फोन भी नहीं कर पाते थे, आजकल व्हाट्सएप पे सुबह सुबह का एक मैसेज आ जाता है ग्रुप में, है ना। तो एंड अ कंडुइट, कंडुइट फॉर मैनिपुलेशन, कंडुइट आप कह सकते हैं एक मीडियम, माध्यम, ये कंडुइट का काम कर रहा है किसके लिए, मैनिपुलेशन के लिए। यानी कि देखो ये कैटलिस्ट है एंगेजमेंट यानी कि पॉजिटिव चीज के लिए, और कंडुइट है मैनिपुलेशन यानी नेगेटिव चीज के लिए। इससे मैं क्या कह सकता हूं, इस पैसेज में सोशल मीडिया के दो एस्पेक्ट पे चर्चा हो रही है, पहला पॉजिटिव काम और दूसरा नेगेटिव काम। लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिरकार है क्या। वेदर इट बिकम्स अ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक रेजिलियंस और अ टूल ऑफ पॉपुलिस्ट डिस्टोरेशन, डिस्टॉर्शन, ठीक है। कहा गया है कि ये एक पिलर बनेगा डेमोक्रेटिक रेजिलियंस का या फिर एक टूल बनेगा पॉपुलिस्ट डिस्टॉर्शन का। ये डिपेंड करता है लार्जली ऑन हाउ इट इज विल्डेड बाय सिटीजन, विल्डेड यानी यूज्ड, कि इसको यूज कैसे किया जाएगा सिटीजन्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, प्लेटफॉर्म्स अलाइक। सिंपल भाई, जो मैंने कहा वही है भाई। ये सोशल मीडिया जो है ये एक बहुत बड़ा टूल बनेगा जो कि हमारा एक पिलर बनेगा डेमोक्रेसी का, या फिर एक टूल बन जाएगा पॉपुलिस्ट डिस्टॉर्शन का। ये डिपेंड करता है कि हम लोग सिटीजन, इसके अलावा इंस्टीट्यूशन यानी कि हमारी सरकारें या फिर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ये व्हाट्सएप, सब कुछ, इनके द्वारा इसको यूज कैसे किया जाता है, इस पर डिपेंड करता है कि क्या बनेगा। यानी कि इसमें नेगेटिव बातें भी हैं, इसमें पॉजिटिव बातें भी हैं, इसमें चेतावनी भी है। फिर भी अगर और आइडिया चाहते हैं ना तो एक लाइन पीछे की और पढ़ लेना, ठीक है। तो चाहो तो और पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे इन एसेंस सोशल मीडिया इज नीदर इनहेरेंटली वर्चुअस नॉर इनहेरेंटली कॉरोसिव। सिंपल बात कहा गया कि एसेंस यानी कि अगर हम लास्ट में एसेंस करें तो यह सोशल मीडिया अपने आप में, इनहेरेंटली यानी कि अंदर से, ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत खराब है, यानी कि अंदर से ना खराब है ना अच्छा है। इट इज अ मिरर, ये तो एक मिरर है किस चीज का, सोसाइटल इंटेंट का। सोसाइटी कैसी है ये उसका मिरर है। अगर सोशल मीडिया आपको लगता है ना खराब है, समझ जाना कि सोसाइटी खराब है, सोशल मीडिया नहीं, क्योंकि वो तो अंदर से ना खराब है ना अच्छा है। आ जाओ जी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है यही होना चाहिए, सबसे बड़ा तो यही है नहीं। तो व्हाट प्राइमरी डेमोक्रेटिक फंक्शन डज सोशल मीडिया सर्व, सोशल मीडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है एज पर द पैराग्राफ। प्रमोटिंग एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए है क्या, पैसेज में उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए जा रहे हैं, तो प्राइमरी फंक्शन कभी भी एंटरटेनमेंट नहीं होगा। प्राइमरी फंक्शन मेरे हिसाब से तो क्या होगा कि भाई सोशल मीडिया की वजह से हमें हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दिल्ली में कल बम ब्लास्ट हुआ, हमें तुरंत पता चल गया सोशल मीडिया की वजह से। टीवी नहीं देखी हमने, कहीं पे कुछ हो रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था कि भैया पोल्यूशन को लेके, कैसे पता चला, सोशल मीडिया से। हर चीज़ कहाँ से आ रही है, सोशल मीडिया से। इंटरटेनमेंट नहीं होगा क्या है, इसका मेन फंक्शन है कि न्यूज़पेपर को रिप्लेस कर दे, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये करेक्ट आंसर है। इन्फॉर्मेशन का जो फ्री फ्लो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कि भाई इन्फॉर्मेशन का एक्सेस सबके पास में होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन सबके पास में होना चाहिए, इसीलिए। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड यूनियंस, क्या ट्रेड यूनियन के लिए था क्या ये, नहीं। आप कहोगे बाकी सब एलिमिनेटेड है, एक ही बनेगा आगे। ये तो आप दूर से ही कह दोगे, इसको तो इतने दूर से मार्क कर सकते हो कि आसानी से करेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे। व्हाट मेक्स सोशल मीडिया अ डबल एज्ड टूल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। अब डबल एज्ड टूल है यानी कि एक तो दो चीजों की चर्चा होनी चाहिए भाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तभी तो है दो धारी तलवार, है ना। इसमें तो एक ही धार है, इसमें भी एक ही धार है और इसमें भी एक ही धार है। यहां पे दो धार है, एक तो ट्रूथ है और एक मिस इन्फॉर्मेशन है, तो है कि नहीं दो धार। इसका मतलब है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, करेक्ट आंसर है ना। आगे अगला आपका क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ विच एलिमेंट इंप्लीफाइज मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस थ्रू सोशल मीडिया। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मार्जिनलाइज्ड का मतलब है ऐसी चीजें जो कॉर्नर कर दी गई हैं उनको बेसिकली क्या करता है, वो मतलब एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। जैसे सोशल मीडिया में एक ऐसी चीज है ना, आपके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन आपको दबा दिया गया बचपन में ही, लेकिन फिर अचानक से एक दिन सोशल मीडिया पे आप वायरल हो जाते हो। ऐसा हुआ है कितने सारे लोगों के साथ हो लिया है ना, अचानक से वायरल हो जाते हैं। पहले आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा वायरल नहीं होते थे, आजकल छोटे छोटे बच्चे किसी के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, वायरल हो रहे हैं। तो कौन सा एलिमेंट है सोशल मीडिया का, ये किस चीज़ से होता है, तो आप कहोगे सर वायरल रीच और ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, यानी कि जन जन तक सोशल मीडिया आज पहुंच चुका है, इसीलिए ऐसा है कि ये वायरल कर देता है किसी को भी। सिंपल सी बात है। एडिटोरियल बोर्ड, गेट कीपिंग जर्नलिज्म, ये सब फालतू की बातें हैं। बाकी के ऑप्शंस इतने इररिलेवेंट होंगे कि आप कहोगे कि सोशल मीडिया से इन सब का रिलेशन भी नहीं है, इतने इररिलेवेंट होंगे। अच्छा, अभी ऐसे पैसेज हैं, आज की क्लास के लिए हमने हर तरीके के पैसेज रखे हैं, जिसमें हमने फैक्ट बेस्ड वाले भी हैं, जिसमें ग्रामर वाले भी आएंगे, काफ़ी सारे, हर तरीके का है। आपको मजा आ जाएगा, पूरा वीडियो आपको देखना शुरू से लेकर लास्ट तक।
छोड़ के बीच में कहीं नहीं जाना है ना। देखो, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज अ क्रिटिकल सोल्यूशन टू सोशल मीडिया मिसयूज इन डेमोक्रेसीज। ऑथर क्या ऐसा सोल्यूशन देता है जो कि सोशल मीडिया मिसयूज का है। देखो, इसको देख के लग जाएगा कि यही है सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि हमें कुछ पॉजिटिव बात कही गई होगी। इनहेंस्ड मीम कल्चर सोशल मीडिया मिसयूज को अगर खत्म करना है तो मीम कल्चर ले आए, नहीं। आप कहोगे सर ये सोल्यूशन नहीं है। लीगलाइजिंग ऑल कंटेंट, सारे कंटेंट को लीगलाइज कर दिया जाए, मिसयूज बंद हो जाएगा इससे? नहीं, इससे भी नहीं बंद होगा। ग्लोबल सेंसरशिप पॉलिसीज, क्या हर चीज को सेंसर कर दें, सबको काट छांट कर दें, इससे मिसयूज बंद हो जाएगा? इससे मिसयूज और बढ़ेगा, है ना। तो इससे भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि एक ही चीज है, सबसे पहले क्या लानी चाहिए भैया, एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। यानी कि जो एल्गोरिदम्स है इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किस चीज को किस तरीके से देखता है सोशल मीडिया, फेसबुक, हर चीज को, है ना। दूसरा, मीडिया लिटरेसी लोगों के बीच में लानी चाहिए। सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मेरा पैसेज में मैंने नहीं देखा। अब देखो, वैसे तो ऑथर ने अगर कुछ सजेस्ट किया है तो इसका मतलब है इसके लिए कायदे से तो हमें पैसेज को ढूंढना चाहिए भाई। ठीक है, आप चाहो तो पैसेज को ढूंढ के देख लेना कि पैसेज में आपको ये चीजें कहां दिख रही हैं। ठीक है, आप ढूंढ लेना कि पैसेज में कहां कहां इसने सोल्यूशन सजेस्ट करें, और जहां सोल्यूशंस आपको सजेस्ट होते मिल जाएं उसी जगह पे आप मान लेना कि ये आपका करेक्ट था। ठीक है, अगर वो हो जाए तो ठीक है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, उसी के हिसाब से काम चलेगा, है ना। तो अब आप देख लीजिए, इसमें अगर दिख रहा है कहीं पे, एक बार सर्च करके देख सकते हैं ना इस तरीके से, मतलब कि जो जैसे ना मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते हो आप इसके लिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना हमारा, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन था कि ऑथर क्या सजेस्ट करता है क्रिटिकल सोल्यूशन टू सोशल मीडिया मिसयूज इन डेमोक्रेसीज। मिसयूज को रोकने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, डेमोक्रेसीज में। तो सोल्यूशंस जनरली हो सकता है लास्ट में दिखते हैं, लास्ट में दिखते हैं तो आप देख लेना, लास्ट में होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो वे फॉरवर्ड होता है जनरली हम कहाँ बताते हैं, अंत में। देखो यहाँ पे रेगुलेटरी ओवरसाइट, ठीक है, मीडिया लिटरेसी, एल्गोरिदमिक ट्रांसपेरेंसी, ये रहे लास्ट में दे ही रखे हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ही है कि बड़े वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, इस पैसेज का, इन द ऑथर्स व्यू व्हाट डिटरमिन्स वेदर सोशल मीडिया सपोर्ट्स और अंडरमिन्स डेमोक्रेसी। ऑथर के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है जो ये डिटरमिन करती है कि सोशल मीडिया सपोर्ट करेगी या फिर अंडरमिन करेगी डेमोक्रेसी को। ये तो लास्ट में दे रखा था, ठीक है। वैसे तो ये देख ही जाओगे लंबा वाला ऑप्शन, बाकी हमने लास्ट में पढ़ाई था कि सोशल मीडिया खुद से ना खराब है ना अच्छी है, ये क्या है, मिरर ऑफ सोसाइटल इंटेंट। इसके अलावा एथिकल यूसेज, यही है, सिंपल है। पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट से ये डिसाइड नहीं होगा कि ये सपोर्ट कर रही है कि खराब कर रही है, इससे कुछ डिसाइड नहीं होगा। हाउ प्लेटफॉर्म्स आर फंडेड, उनकी फंडिंग से डिसाइड होगा क्या, नहीं। पॉपुलैरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, कोई इन्फ्लुएंसर ज्यादा पॉपुलर है या कम पॉपुलर है, इससे डिसाइड होगा, नहीं। आप कहोगे ये सब फालतू की बातें, एक ही ऑप्शन है जो बन सकता है, दैट्स ऑप्शन सी। अगला पैसेज है, अब देख लेते हैं भाई, शुरुआत पढ़ के देख लेंगे। मुझे लग रहा है ये पूरा इसमें ढंग से आया नहीं है, अच्छा कोई नहीं, बीच की लाइनें वो तो हमें वैसे पढ़नी भी नहीं है, नहीं, देख लेते हैं। ग्रुप थिंकिंग ऑफन रेफर्ड एज टू ग्रुप थिंक इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन वेयर इन द डिजायर फॉर यूनानिमिटी। ये बेसिकली ग्रुप थिंक को डिफाइन कर रहा है, ग्रुप थिंक को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। ये फिलोसॉफिकल पैसेज है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ग्रुप थिंकिंग हो सकता है किसी को बड़ा अच्छा लगता है, किसी को हो सकता है खराब लगता है, अपनी अपनी सोच है। अब इस ऑथर को ग्रुप थिंकिंग कैसा लग रहा है ये हमें इस पैसेज की पहली और अंतिम लाइन पढ़ के पता चलेगा। देखो, ग्रुप थिंकिंग ऑफन रेफर्ड टू, जिसको अक्सर करके ग्रुप थिंक कहा जाता है, इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिनन। साइकोलॉजिकल यहीं से पता चल रहा है हमें कि ये थोड़ा सा आपका टफ हो सकता है पैसेज, है ना। वेयर इन, जहां पर द डिजायर फॉर यूनानिमिटी, डिजायर यानी कि चाहत, किस चीज के लिए चाहत है, यूनानिमिटी यानी कि एक मतता, एक मत होने की जो चाहत है विद इन अ ग्रुप ओवरराइड्स द मोटिवेशन टू अप्रेज ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स क्रिटिकली। पहली लाइन को पढ़ के ये समझ आ रहा है कि इनका कहना गया है कि जो ग्रुप थिंकिंग या फिर ग्रुप थिंक एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जहां पर डिजायर होती है यूनानिमिटी की एक ग्रुप के अंदर, और ये ओवरराइड कर देती है उस मोटिवेशन को, अप्रेज करना यानी कि समझना, असेस करना किसी ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को क्रिटिकली। इसके हिसाब से लग रहा है जैसे कि ये खराब काम कर रहा है, यानी कि ग्रुप थिंकिंग, इसके हिसाब से अगर ग्रुप थिंकिंग पे हम चलते हैं तो जैसे मान लीजिए हम 10 लोग थे, हम 10 लोगों ने डिसाइड किया कि जी गोवा चलना है, लेकिन 2 लोगों का मन गोवा के लिए नहीं था, उनका मन था कि मनाली जाया जाए।
लेकिन क्योंकि ग्रुप थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है तो वो मनाली का जो बेनिफिट है वो बता ही नहीं पाए कि मनाली का आखिरकार बेनिफिट क्या है। तो इससे क्या हुआ कि एक मोटिवेशन किल कर दिया, है ना। ग्रुप थिंकिंग ऐसा हो सकता है, एक क्लास चल रही है और मैंने कहा कि यार CHSL का पेपर कल से है तो आज पैसेज पढ़ाएं कि PQRS पढ़ाएं। ज़्यादातर लोगों को लगा कि पैसेज अब की बार मुश्किल आए थे, सर पैसेज पढ़ा दो। लेकिन दो लोगों को ऐसा भी विचार हो सकता था कि PQRS ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, पैसेज तो हमें खुद से रीड करके ही करना है आखिरकार। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जो लग रहा था तो ग्रुप थिंक की वजह से उनका जो इंडिविजुअल व्यू पॉइंट था वो खत्म हो गया। तो ये नेगेटिव देख रहा है, ये इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। बाकी एक लाइन और पढ़ लेते हैं, अगर कभी ऐसा लगे ना कि एक लाइन से समझ कम आ रहा है, एक लाइन और पढ़ लो। इट फ्रीक्वेंटली लीड्स टू फ्लॉड डिसीजन मेकिंग। यहां से तो एकदम क्लियर हो गया, अब आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि इससे अक्सर करके क्या होता है, फ्लॉड यानी कि खराब डिसीजन मेकिंग होती है। बिकॉज डिसेंट इज ईदर इंटरनली सप्रेस्ड और सोशली पेनलाइज्ड। क्योंकि जो डिसेंट है, डिसएग्रीमेंट है, उसको या तो इंटरनली सप्रेस कर देते हैं या फिर सोशली उसको पेनलाइज किया जाता है, पनिश किया जाता है। इससे तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि इसके हिसाब से जो भी ये ऑथर है इसका मानना है कि ग्रुप थिंक इज अ नेगेटिव फिनोमिनन, ठीक है, खराब चीज है। लास्ट लाइन देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। लास्ट में भाई का कहना है कि ट्रू प्रोग्रेस इमर्जेस नॉट फ्रॉम ब्लाइंड एलिजियंस। जो ट्रू प्रोग्रेस है ना वो ब्लाइंड एलिजियंस से नहीं आती है टू मेजोरिटी नॉर्म्स बट फ्रॉम क्रिटिकल इंक्वायरी। ये तो क्रिटिकल इंक्वायरी से आती है, हर चीज को क्वेश्चन पूछने से आती है। एंड द ऑडेसिटी, और वो ऑडेसिटी यानी हिम्मत, टू चैलेंज द कंफर्टेबल, कि जो कंफर्टेबल है उसको भी चैलेंज करने की ऑडेसिटी है, तो वहां से बेसिकली प्रोग्रेस आती है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द ग्रुप थिंक एज डिस्कस्ड इन द पैसेज। ग्रुप थिंकिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप थिंकिंग का मतलब यह है कि भैया इंडिविजुअल पे बात नहीं करनी है, पूरे के पूरे ग्रुप पे बात करनी है। कोरोबरेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग, बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है हर एक चीज पे विचार करना है। क्या यहाँ पे विचार चल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। वैल्यूइंग कॉन्सेंसस ओवर क्रिटिक, यही तो था कि जो कॉन्सेंसस है, जो जनरल एग्रीमेंट है, उसको वैल्यू करना है, क्रिटिक को साइड हटाओ, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ट्रस्टिंग ओनली एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की बात ही नहीं है, सबकी बात है। प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन ना, डिसेंट्रलाइजेशन का तो मतलब होगा कि इंडिविजुअल्स की बातें सुनी जा रही हैं। नेक्स्ट देखो, वैसे तो ये लग रहा है, बाकी देख लेते हैं, लंबा वाला है ना ये इसलिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट एवोल्यूशनरी ट्रेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल कन्फर्मिटी। अच्छा देखो, वैसे तो इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो पैसेज में हमें ढूंढना चाहिए। पहला ऑप्शन तो यही है कि भाई जाओ फटाफट से कोई एवोल्यूशनरी ट्रेट ढूंढो जो सोशल कन्फर्मिटी को बढ़ा रहा है। ये शायद चीजें पैसेज में ना मिले। अगर आपको स्कैनिंग करनी है तो ये एवोल्यूशनरी ट्रेट वगैरह नहीं लिखा मिलेगा आपको। जो ऑप्शन में वर्ड्स है ना ये ढूंढने हैं और इनको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया वो देखना है आपको, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा आपको, ये नहीं ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इनमें से कुछ लिखा मिलेगा, ये सब नहीं लिखा मिलेगा, तो ये ढूंढना पड़ेगा। बाकी एक बार देख लेते हैं हम खुद से ही कि भाई देखो इवोल्यूशनरी ट्रेट है यानी कि कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी है जो इवॉल्व हो रही है, अभी बढ़ रही है, बढ़ती हुई चीज चाहिए हमें एक तो, है ना, जिसका ग्राफ कुछ ऐसा हो। अच्छा, दूसरा ट्रेट है यानी कि अंदर का गुण है। भाई ट्रेट क्या होता है? लोगों के अंदर के गुणों को ही तो बोलते हैं कि हमारे अंदर ये ट्रेट है, ठीक है। और वो सोशल कन्फर्मिटी यानी कि लोगों का एक साथ आना। सोशल कन्फर्मिटी का मतलब क्या है? जब हम चीजों पर कंफर्म करते हैं यानी कोरोबोरेट करते हैं। किसी ने एक चीज कही, हमने भी कहा कि हाँ सही कह रहा है, हाँ सही कह रहा है, हाँ सही कह रहा है, लोग एक साथ आ रहे हैं। दिस इज व्हाट सोशल कन्फर्मिटी इज, ठीक है। हंगर फॉर डोमिनेंस, लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, क्या इसलिए सोशल कन्फर्मिटी बढ़ रही है? आप कहोगे नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोमिनेंस तब होगी जब आप लोगों से ऊपर उठें, लोगों की बात को काट पाएं। डोमिनेंस इससे नहीं आएगी कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दें, हाँ हाँ सही कह रहे हो जी, हाँ में हाँ मिला के आप तो एक पपेट बन के रह जाओगे, कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाओगे। तो ये तो आप नहीं कह सकते हो, है ना। नीड फॉर स्पीड, लोगों की हाँ में हाँ मिला के स्पीड आ जाएगी जीवन में? नहीं, स्पीड तब आएगी जब लोगों को छोड़ के और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। डिजायर फॉर लग्जरी, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा कि इसकी वजह से सोशल कन्फर्मिटी आ रही है। आपको कार चाहिए इसीलिए हाँ में हाँ थोड़ी मिलाना है, नहीं। लेकिन ये देखो एक इंस्टिंक्ट है, यही तो ट्रेट है। किस चीज के लिए? ट्राइबल सर्वाइवल। जैसे आज ट्राइब्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, ट्राइबल सर्वाइवल, सारी की सारी ट्राइब्स एक साथ आती जा रही हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर बिखराव रहा तो बेसिकली क्या है, लोग धीरे धीरे इस ट्राइब को खत्म कर देंगे। आपने लद्दाख में देखा कितने सारे प्रोटेस्ट हुए। तो उस पूरे ट्राइब का जो सर्वाइवल है उसके लिए क्या हो रहा है? सोशल कन्फर्मिटी बन रही है। यही एक एवोल्यूशनरी ट्रेट है और आजकल ये बढ़ रहा है।
दिन रोज बढ़ रहा है, पहले उनको उतना नहीं वैल्यू किया जाता था, आजकल बढ़ रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी एक ट्रेडिशनल वे वही हो सकता था कि आप जाओ और पैसेज में ढूंढो कि कहां पे गिवन है। विच इवेंट इज साइटेड एज अ रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रुप थिंक। अब देखो ग्रुप थिंक का एक कॉन्सिक्वेंस पूछा है। पहला ऑप्शन ये कि लंबे वाले को देख के मार दें, लेकिन अब समझना, लंबा वाला एक सिंगल इवेंट, कोल्ड वार ट्रीटी, चैलेंजर डिजास्टर एक इवेंट, ब्रेग्जिट वोट एक इवेंट, .com क्रैश एक इवेंट। यहां पे जस्ट ऑप्शन का साइज नहीं देखना है, मैंने क्या कहा था कि किस ऑप्शन में इंफॉर्मेशन ज्यादा है। अगर कहीं पे ऐसा होता दिस एंड दिस तो मैं कहता कि ये करेक्ट है, लेकिन यहां पे ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा बेटा, अब तो ये पैसेज में ढूंढना पड़ेगा। पैसेज में कैसे ढूंढेंगे, मैं तरीका बता देता हूं। कौन सा इवेंट का एग्जाम्पल दिया है, यानी कि वहां पे इवेंट कुछ नहीं दिखेगा पैसेज में। पैसेज में क्या ढूंढना है, इनमें से कोई शब्द जो दिखेगा वही आंसर होगा। इन शब्दों को ढूंढना मुश्किल नहीं है, आसान है। क्यों, ये इवेंट्स हैं, यानी कि नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी एक इवेंट का ये नाम, किसी एक इवेंट का ये नाम। सामान्यतः जैसे कोल्ड वॉर है, कैपिटल लेटर। चैलेंजर डिजास्टर मुझे लगता है ये कैपिटल होना चाहिए था, डीबी है ना, तो लेकिन चैलेंजर पक्का कैपिटल होगा। ब्रेग्जिट में ये भी ब्रेग्जिट कैपिटल रहेगा। .com क्रैश में ये डी कैपिटल रहेगा। जनरली पूरे पैसेज में जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको सर्च करना हमारे लिए क्या रहता है, आसान रहता है। तो ढूंढने का प्रयास करें एक बार। देखो कुछ दिख रहा है, मुझे तो कैपिटल लेटर ही बहुत ज्यादा दिख ही नहीं रहे, नई लाइन भी मुझे ज्यादा नहीं दिख रही है इसमें। एक तो टी कैपिटल दिख रहा है शुरुआत में, इसके अलावा तो मुझे लगता है एक पी कैपिटल है शुरुआत में और एक यहाँ पे आई कैपिटल है, इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। छोड़ देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ तक का तो हमने पढ़ा था, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, यहाँ से आगे हमें देखना है सीधा, है ना। देखो बे ऑफ पिग्स कैपिटल लेटर तुरंत दिख रहे हैं। चैलेंजर डिजास्टर, चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर, पूरा नाम ये है इसका, सी कैपिटल दिख रहा है। ये तरीका हो सकता था, चैलेंजर डिजास्टर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यही करेक्ट आंसर है ये वाला। ठीक है, सिंपल है। आगे देखो, हाउ डज डिजिटल मीडिया री इन्फोर्स कन्फर्मिटी अकॉर्डिंग टू द पैसेज। डिजिटल मीडिया जो है वो कन्फर्मिटी को कैसे इन्फोर्स करती है, बाई रिमूविंग कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट। नहीं, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट को हटा के, इसमें कुछ अलग चीजें हैं। बाई रिप्रेजेंटिंग डाटा इन चार्ट्स, डाटा को चार्ट में दिखाने से क्या कन्फर्मिटी आ जाएगी। आप कहोगे सर ये भी नहीं लगता है। थ्रू क्यूरेटेड इको चैम्बर्स, अब ये इको चैम्बर्स क्या है पता नहीं। इनेबलिंग अनोनिमस पोस्ट्स, ये भी नहीं कह सकते, इसको भी अगेन क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब इसमें हमें किस चीज को सर्च करना है, या तो इन चीजों को ढूंढो कि इको चैम्बर्स मिले हैं, अनोनिमस पोस्ट मिले हैं, या डाटा चार्ट मिले, कुछ मिले, या फिर सीधा ये ढूंढो कि डिजिटल मीडिया की बात किस जगह पे की गई है। कुछ कुछ तो देखना पड़ेगा ना कि ढूंढना क्या है। अल्टीमेटली मैं आपको यही सिखाना चाह रहा हूं कि अगर सर्च भी करोगे तो क्या सर्च करोगे वो तो देखो प्रमोटिंग अ कल्चर वेयर, यहाँ लास्ट में तो डिजिटल मीडिया की बात ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ तो अलग ही था। इन अ एज डोमिनेटेड बाई वायरल ट्रेंड्स, यहाँ पे भी नहीं बात होगी। प्रमोटिंग अ कल्चर, यहाँ पे कल्चर की बात है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, और देख लेते हैं, शुरुआत में तो था ही नहीं, वो हम देख ही चुके थे। ठीक है, तो डिजिटल मीडिया, और देखो कहाँ पे मिल सकता है, मॉडर्न सोसाइटी की बात है। इन सेम इंस्टिंक्ट मैनिफेस्ट थ्रू अ पीयर प्रेशर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड डिजिटल इको चैम्बर्स। इको चैम्बर्स तो है, इको चैम्बर्स ही था ना शायद ऑप्शन में, तो बस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई अल्टीमेटली मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि सर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये वो है जो कि फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, फैक्ट है तो सर्च करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सजेस्टेड एज अ सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन है तो कुछ अच्छी चीज होगी। ग्रुप थिंक एंड कन्फर्मिटी, भाई इसका सोल्यूशन है। ग्रुप थिंक और कन्फर्मिटी से अगर बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए, सोल्यूशन तो वही होगा। हायरिंग मोर सीनियर लीडर्स, क्या ये ग्रुप थिंकिंग को खत्म करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सोल्यूशन है। मैंडेटिंग कंप्लाइंस, कंप्लाइंस को मैंडेटरी बना देना, इससे तो ग्रुप थिंकिंग और बढ़ेगी कि भैया जो कह दिया आप तो करना ही पड़ेगा, ये तो ग्रुप थिंकिंग का एग्जाम्पल है। इनकरेजिंग कंस्ट्रक्टिव डिसेंट, ये सही है, इनकरेज करना है आपको कंस्ट्रक्टिव डिसेंट, अगर कोई डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक्सपेंडिंग डिजिटल नेटवर्क, इससे कुछ नहीं होगा। अगला पैसेज देख लेते हैं भाई। अब देखो, टू बाइफरकेट लाइफ इनटू इम्यूटेबल डाइकोटमीज ऑफ जॉय एंड सॉरो इज टू मिसरीड इट्स मोस्ट इंट्रिंसिक रिदम। किस तरीके का पैसेज है, फिलोसॉफिकल। अगेन फिलोसॉफी है कि अगर लाइफ को दो भागों में बांटा जाए, इम्यूटेबल डाइकोटमीज ऑफ जॉय एंड सॉरो, जॉय और सॉरो में,
तो ये तो मिसरीड करना हो गया इसके मोस्ट इंट्रिंसिक रिदम को। यानी कि अगर आप जीवन को सुख और दुख दो भागों में बांट के देख रहे हो तो आप तो सबसे बेकार काम कर रहे हो, मिसरीड कर ले रहे हो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि आदमी कहना क्या चाह रहा है इसका। अब पहली लाइन से तो यही समझ आता है कि भैया इसके हिसाब से ये दो जॉय और सरो अलग अलग चीजें नहीं है, इसको बांट के नहीं देखना है। फिर भी दूसरी लाइन देख लेते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस अनफोल्ड्स नॉट एज अ लीनियर प्रोग्रेशन। ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है। ये बेसिकली क्या है, कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं, किसकी हैप्पीनेस और डिस्पेयर। हैप्पीनेस यानी खुशी, डिस्पेयर यानी कि दुख। ऐसा नहीं है कि कोई लीनियर प्रोग्रेशन है कि देखो जी यहाँ से यहाँ तक दुख है, ये लीनियर प्रोग्रेशन ही हो सकता था कि देखो जी ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक तो दुख है और यहाँ से आगे अब सुख है। ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं, यही बात कह रहा है ये, कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल है और जनरल लाइफ से मैच करने वाली फिलोसफी है। यहाँ पे कोई भी ऐसी फिलोसफी नहीं होगी जो आपकी लाइफ से मैच ना करे, क्योंकि ये एआई जनरेटेड है। ये एकदम ऐसा कुछ नहीं दे देगा जो कि लोगों को लगे कि ये क्या बकवास बात कर रहा है ना। ऐसा कोई आदमी ही कह सकता है जो कि बकवास लगे बात, एआई ऐसी बातें नहीं कहेगा, है ना। देखो, तो ये कोई लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है हैप्पीनेस या फिर डिस्पेयर का, बट अ डायनामिक इंटरप्ले वेयर ईच इमोशन डीपन्स द रेजोनेंस ऑफ द अदर। ये तो एक ऐसा डायनामिक इंटरप्ले है जहां पे एक इमोशन दूसरे इमोशन को डीप बनाता है। सही बात है यार। एक बात बताओ, अगर दुख ना हो तो सुख की क्या खुशी है उसको सही से फील नहीं कर पाओगे। जब लंबा दुख चलता है ना और फिर उसके बाद छोटी सी खुशी आती है, वो एक्चुअली में सुख को बड़ा करता है। सेम चीज वहां भी कह सकते हैं कि अगर सुख ना हो ना तो आदमी हो सकते, सारे लोग हमेशा दुखी रहें तो दुख उनके लिए नॉर्मल हो जाएगा। दुख तगड़ा तभी लगता है जब आदमी ने, किसी ने जिंदगी भर सुख भोगा और फिर अचानक से दुख आ जाए ना, वो समझता है कि दुख क्या है ना। तो सुख और दुख जो है ना वो एक दूसरे की वैल्यू को बढ़ाते हैं। आगे अब लास्ट लाइन देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट लाइन इसी पर यहां पे थी। दीज ट्विन सेंटिमेंट्स coalesce to form the chiaroscuro of consciousness, rendering our lives more vivid, more intricate and more human। इनका कहना है कि ये दोनों बेसिकली सेंटिमेंट्स मिलके ये एक मतलब कैरोस्क्यूरो बनाते हैं कॉन्शियसनेस का, जो कि हमारी लाइफ्स को और विविड और इंट्रिकेट बनाते हैं। सिंपल वही है कि जॉय और ये अलग अलग चीजें नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चंस को आप खुद से आंसर कर पाओगे, फिलोसॉफिकल पैसेज है। Which of the following best completes the analogy? Joy is to presence as sorrow is to। भैया ये तो एनालॉजी का क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ो मत पढ़ो। प्रेजेंस, एक जॉय प्रेजेंस है तो ये एब्सेंस हो जाएगा। अब इसमें मत कहना कि बड़े वाला, बेटा सिंगल शब्द है, ये बात ध्यान रखनी है कि बड़े वाला कहाँ लगेगा। जस्ट रट्टा मत मार के चले जाना। आगे, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन इमोशंस। अब वैसे इन्फरेंस है तो पूरा पैसेज हमें पता होना चाहिए, लेकिन पैसेज का एक एसेंस पता है। इसका कहना है कि भैया जॉय और हैप्पीनेस अलग अलग नहीं है, एक ही है ना। लाइफ शुड बी डिवॉइड ऑफ इमोशनल पेन। एक बात बताओ, जो आदमी ये कह रहा है कि जॉय और हैप्पीनेस अलग नहीं है, इसका मतलब उसके हिसाब से जिंदगी में दुख भी जरूरी है और जिंदगी में सुख भी जरूरी है। और फिर आदमी क्या ये कह सकता है कि लाइफ को इमोशनल पेन, मतलब लाइफ में से इमोशनल पेन को हटा दें? आप कहोगे सर ऐसी बात नहीं कहेगा। इमोशंस एग्जिस्ट इन स्ट्रिक्ट बाइनरीज, उसने कहा था लीनियर प्रोग्रेशन तो है ही नहीं, तो बाइनरी में नहीं है, ये तो गलती हो गया। सॉरो डीपन्स द मीनिंग ऑफ जॉय, ये तो लाइन कही रखी थी, शुरुआत की लाइन ही थी, ये करेक्ट हो जाएगा। जॉय इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट, नहीं। आगे देखो, ये तो देखते ही आप आंसर ये कहोगे सर ये करेक्ट है ना। इतना लंबा ऑप्शन है तो फिर बन ही जाएगा। ठीक है, देखो, व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी पर्पज इन राइटिंग दिस पैसेज। उसका प्राइमरी पर्पज क्या है? पहला, टू हाईलाइट फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस, ये ट्रेडिशंस को हाईलाइट कर रहा था? नहीं। टू आर्ग्यू दैट सॉरो शुड बी एम्ब्रेस्ड एज एसेंशियल टू एक्सप्रेसिंग ट्रू जॉय। सही बात है, यही तो मैं कह रहा था कि सच्चा अगर सुख की अनुभूति करनी है तो आपको दुख को भी अपनाना पड़ेगा। सही है, ये इतना बड़ा ऑप्शन था, वैसे ही सही हो जाएगा, है ना। टू लेमेंट द फ्रेजिलिटी ऑफ हैप्पीनेस, क्या भाई हैप्पीनेस बहुत फ्रेजाइल है, कमजोर है, इसीलिए उसको लेमेंट करना है, दुख मनाना है ना। क्रिटिक मॉडर्न इमोशनल डिटैचमेंट, बिल्कुल नहीं। What tone does the author primarily adopt throughout the passage? हम तो बार बार कह रहे हैं, पैसेज कैसा था? फिलोसॉफिकल। कैसा पैसेज था? फिलोसॉफिकल, दैट्स इट। अगर सुख और दुख को कोई आदमी ये कह दे कि एक ही चीज है, नॉर्मली जाके तुम गांव के किसी आदमी से कहो कि सुख और दुख एक ही चीज है, गांव के क्या खूब शहर के पढ़े लिखे आदमी से कहो जो एजुकेटेड हो, विजडम वाला नहीं, एजुकेटेड व्यक्ति को जाके बताओ कि सुख और दुख तो एक ही चीज है, 2 थप्पड़ मारेगा गाल पे खींच के कि बताओ क्या हुआ, सुख के दुख? नहीं, पूछ सकता है ना ऐसा क्वेश्चन।
तो फिर तुम्हें समझ आएगा कि सुख और दुख एक है कि अलग। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होगा। ये फिलॉसफी में अच्छा लगता है कि सुख और दुख तो एक ही तराजू के दो पल्ले हैं, एक अगर भारी होगा तो दूसरा थोड़ा हल्का हो ही जाता है ना। तो फिलॉसफी में तो अच्छा है, तो फिलॉसफिकल है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही होगा। आप जाके पूछना किसी से, कहना कि सुख और दुख तो दोनों एक ही चीज है, दो थप्पड़ मार के यही पूछेगा, बता अगर एक ही चीज है तो सुख हुआ कि दुख? वही है। देखो अगला क्वेश्चन। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज द वर्ड कैरेस्क्यूरो मोस्ट लाइकली मीन? कैरेस्क्यूरो का क्या मतलब था? अब मैं कहता हूं आपको नहीं पता ये वर्ड, ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन कैरेस्क्यूरो क्या कह रहा था? ट्विन सेंटिमेंट्स मिलके कुछ बना रहे हैं। तो कैरेस्क्यूरो कोई भी ऐसी चीज रही होगी कि दो चीजें मिलके बनाएंगी। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो ऐसा वाला होगा जिसमें दो चीजें हों। इमोशनल पैरालिसिस नहीं, म्यूजिकल वेरिएशन नहीं, साइंटिफिक टाइप नहीं, ब्लेंड है लाइट का और शैडो का। सबसे बड़ा भी यही है, और एक्चुअल में दो चीजें तो इसी ऑप्शन में, बाकी किसी में दो चीजें है ही नहीं। दैट्स इट। अगला भाई पैसेज आपके सामने। आर्ट इन इट्स मैनीफोल्ड फॉर्म्स, विजुअल, परफॉर्मेटिव, लिटरेरी एंड ऑडिटरी, constitutes a domain that transcends utilitarian function and enters the realm of symbolic, the affective and the transformative. Again philosophical passage है, ठीक है। फिलोसफी इसमें झाड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आर्ट अगर इसके मैनीफोल्ड यानी कि बहुत सारे फॉर्म्स में देखा जाए, और फॉर्म्स कौन से हैं? विजुअल फॉर्म हो सकता है, परफॉर्मेटिव जिसको परफॉर्म किया जाता है, लिटरेरी हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, ऑडियो से रिलेटेड है ना। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अ डोमेन, एक डोमेन बनाता है, दैट ट्रांसेंड्स, जो कि जाता है, लिमिट से बाहर जाना, ट्रांसेंड करना, किसी की लिमिट से जाना। किस चीज को ट्रांसेंड करता है? यूटिलिटेरियन फंक्शन। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है यूटिलिटी, यूज वाला। जो आर्ट, जैसे आपने आर्ट लिखी किसी को मोहित करने के लिए, वो उसका यूटिलिटेरियन फंक्शन है। या फिर यूटिलिटेरियन कह सकते हो, किसी ने कविता लिखी, 4 कविताएं लिखी, 10 लिखी, 20 लिखी, बेचने लग गया, वो यूटिलिटेरियन फंक्शन है। लेकिन क्या उन कविताओं को सिर्फ इतना सेंस है कि एक आदमी को उससे कुछ अर्निंग हो? नहीं, उसका तो बहुत कुछ है ना। तो यूटिलिटेरियन फंक्शन से भी बाहर जाती है। एंड एंटर्स, ये एंटर कर जाती है रैल्म ऑफ सिंबॉलिक। ये सिंबॉलिक चीजों को रिप्रेजेंट करती है। ये अफेक्टिव, जो चीजों को दूसरों को अफेक्ट करे, प्रभावित करे। एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव, जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता है। आर्ट की जम के जबरदस्त तरीके से तारीफ हो रही है। यानी कि अगर मुझसे अभी पूछा जाए कि इसकी टोन क्या है, मैं कहूंगा पूरे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। आगे इट्स सिग्निफिकेंस, पूरा मत पढ़ो, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में क्या है? लास्ट में टू सेफगार्ड आर्ट। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि आर्ट को सेफगार्ड करना है, भाई मैं किसी भी चीज को बचाने की बात कह रहा हूं। बचाने की बात कब कहूंगा? जब किसी चीज पर संकट होगा, है ना। अगर मैं आके आपसे ये कहूं कि मुझे बचा लो, तो आप क्या समझोगे? मैं खुशी से झूम रहा हूं, या आप ये समझ रहे हो कि मेरे ऊपर कोई संकट है? मेरे ऊपर कोई संकट है। लॉजिकल बात है ना भाई। अगर लॉजिकल बात है तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, जिससे और हमें समझ आ जाए। इट इज अ डायलैक्टिकल फोर्स, एक डायलैक्टिकल फोर्स है। एट वंस रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है और प्रोजेक्टिव भी हो सकता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या है? पास्ट की चीजों को देखना। और प्रोजेक्टिव का मतलब क्या है? फ्यूचर को प्रोजेक्ट करना, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो करना। यानी कि आर्ट ये भी दिखा सकता है एक साथ में ही कि ये भैया पास्ट की चीजों पर रिफ्लेक्ट करवा रहा है, और आर्ट ये भी दिखा सकता है कि फ्यूचर क्या है। आर्ट डिसरप्टिव भी हो सकता है और आर्ट रिडम्पटिव भी हो सकता है। डिसरप्टिव यानी कि खराब करने वाला, और रिडम्पटिव यानी कि खराब से सही करने वाला। यानी कि आर्ट के अंदर दो डबल क्वालिटी है कहीं ना कहीं, कहा गया है। और इस आर्ट को हमें क्या करना है? सेफगार्ड करना है। और अगर हम इसको सेफगार्ड करेंगे, टू सेफगार्ड इज टू सेफगार्ड द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमैनिटी टू फील, टू क्वेश्चन एंड टू री इमेजिन। और अगर हम इसको सेफगार्ड कर पाए तो इसका मतलब है कि हम सेफगार्ड कर पा रहे हैं ह्यूमैनिटी की कैपेसिटी। किस चीज के लिए कैपेसिटी? फील करने की, क्वेश्चन करने की और री इमेजिन करने की। आर्ट की जमकर तारीफ है। हो सकता है आर्ट के ऊपर थोड़ा सा संकट भी हो, तो उन चीजों को एनालाइज भी किया गया है। देख लेते हैं। पहला तो यही लगता है यही करेक्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा ऑप्शन है तो फिर तो करेक्ट होना ही चाहिए। व्हाट इज इंप्लाइड बाई डिस्क्राइबिंग आर्ट एज एन एपिस्टोमोलॉजिकल एक्ट इन द पैसेज? अब आर्ट, मैं कहता हूं आपको नहीं पता है कि जी एपिस्टोमोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, लेकिन आर्ट को पैसेज में कैसा बताया गया है? धूम धड़क्के से तारीफ हुई है कि नहीं हुई है? ऐसा वर्ड देखो जो बढ़िया है, एन इमोशनल एक्सप्रेशन। इट इज अ मेथड ऑफ एक्वायरिंग एंड चैलेंजिंग नॉलेज स्ट्रक्चर्स। सही बात है। ये इतना बड़ा ऑप्शन है ना, आप तुक्का भी मारना हो ना, निकाल देना यार, मैं कह रहा हूं। ठीक है, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है, बढ़िया बात है। नहीं पता है तो मैंने तरीका बता दिया है, ढूंढ के देख लेना पैसेज में। तीसरा तरीका हो सकता है, पहला तरीका कि यू नो द मीनिंग ऑफ एपिस्टोमोलॉजिकल, ठीक है। सेकंड तरीका यह है कि नहीं पता है तो मारो ना तुक्का यार, तुक्का मतलब सबसे लंबे वाला ऑप्शन, ठीक है।
और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि छोड़ो भाई, पैसेज पढ़ेंगे पूरा, समझेंगे, उसके बाद में आंसर करेंगे। आर्ट सर्व्स मेयर हिस्टोरिकल, मेयर यानी कि ये तो किसी चीज को तुच्छ बनाता है, छोटा बनाता है। आर्ट रिफ्लेक्ट्स स्टेट स्पॉन्सर्ड आइडियोलॉजीज, नहीं ये भी नेगेटिव है। आप कहोगे बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बस और कुछ नहीं। ए में डाउट आ सकता था लेकिन बी इज दी बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी आप कहोगे कि बी ही आंसर सही होगा, क्योंकि इतना लंबा तो भैया बी ही हो सकता, मतलब करेक्ट आंसर ही हो सकता है। ठीक है, तो द फ्रेज कमोडिफिकेशन ऑफ आर्ट, कमोडिफिकेशन का मतलब समझते हैं किसी भी चीज को कमोडिटी के तरीके से ट्रीट करना। ठीक है, कमोडिटी किसमें होती है? व्यापार करने के लिए, है ना। तो देखो, इट बीइंग प्रिजर्व्ड इन नेशनल आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव में कमोडिटी नहीं होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आर्ट बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कंज्यूमर प्रोडक्ट, यानी कमोडिटी, कंज्यूमर प्रोडक्ट ही तो होता है कमोडिटी, यही करेक्ट आंसर है यार। इससे क्या होगा कि इसको स्ट्रिप ऑफ कर रहे हैं इसकी क्रिटिकल पावर। अगर आर्ट को एक कमोडिटी बना दिया बेचने खरीदने में, तो इसकी पावर को कम कर रहे हैं हम, है ना। स्ट्रिप ऑफ करना है, नहीं हटाना किसी चीज को। आर्ट बीइंग यूज्ड एक्सक्लूसिवली एजुकेशनल पर्पज, नहीं। बिकमिंग फॉर पॉलिटिकल अवेयरनेस, नहीं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डज आर्ट फंक्शन इन पॉलिटिकली रिप्रेसिव इन्वायरमेंट्स, आर्ट कैसे फंक्शन करती है पॉलिटिकली रिप्रेसिव इन्वायरमेंट में। मैं कहूंगा सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन है वो आपको ढूंढना है। देखो, इट रीइंफोर्सेस स्टेट प्रोपेगेंडा, आप कहोगे भैया आर्ट के लिए ये नेगेटिव बात है, ठीक है, प्रोपेगेंडा चलाएगी तो नेगेटिव है। इट लूजेज रेलेवेंस, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। इट चैनल्स डिसेंट एंड एक्सप्रेसेस अनस्पीकेबल ट्रूथ्स, सही बात है भाई, आर्ट के थ्रू आप अपना डिसेंट दिखा सकते हो, आर्ट के थ्रू आप बेसिकली एक्सप्रेस कर सकते हो उन चीजों को जो कि नॉर्मली नहीं कह पाओगे। आपने मीम देखे होंगे, मीम के थ्रू मोदी जी को खूब गाली दे देते हैं लोग, चल जाता है, लेकिन डायरेक्ट आके गाली दे देंगे तो पकड़े जाएंगे, है ना। सो आर्ट मीम भी तो एक आर्ट है ना। तो इट रिमेन्स कन्फाइंड टू एकेडमिक सर्कल्स, बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। बाकी ये भी देख लेना डिटेल, इसमें दो चीजें हैं, एक तो डिसेंट को चैनल करना और एक एक्सप्रेस करना ट्रुथ को। मैक्सिमम डिटेल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये भी आपको करेक्ट लग ही रहा होगा, बी ऑप्शन है ना। बाकी तो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि करेक्ट क्या होगा, है ना। इसको है अभी तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थक भी जाते हैं ना बोलते बोलते। अच्छा एक बात बताओ भाई, अगर अब तक आपको लग रहा है कि पैसेज की समस्या आपकी सॉल्व हो रही है तो भाई एक बार चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब तुरंत के तुरंत, ठीक है। इस चैनल पे आपको पहले भी सॉलिड कंटेंट मिला है, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, और अब भी मिलता रहेगा। पहली वीडियो आपकी जा चुकी थी एक्टिव पैसिव की, प्लेलिस्ट भी आपकी जहाँ तक बन गई होगी, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट भी। तो ये वीडियो आपने देख ली है एक्टिव पैसिव वाली, अगर नहीं देखी है तो ये देख लेना, क्योंकि पैसिव वॉइस में गलती करके आओगे तो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे अगले जन्म में भी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ये लीजिए, पाथ सीरीज, पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग, ठीक है। बाकी हमने कोर्सेज का सेक्शन भी यहाँ पे बनाया है। इस कोर्सेज में कोई पेड कोर्स नहीं है आपके, कहीं समझने लग जाओ कि वो है। इसमें जो जो चीज़ें हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर रखी हैं वो चीज़ आपको दिखेंगी। जैसे बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, 22 मॉक टेस्ट पंडित्स वाले, ठीक है। इसके अलावा ये जो टॉप 50 वाली सीरीज है इसका एक प्रैक्टिस बैच के रूप में बना रखा है, तो ये कंटेंट भी देखते रहना। क्वालिटी कंटेंट की अगर बात आएगी, अगर टॉप 50 सीरीज आपने नहीं देखी है ना, देखना, आप लिटरली ना एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन के अंदर आप प्रैक्टिस भी कर ले जाओगे और नई चीजें भी सीख जाओगे और पुराना जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज भी कर जाओगे, ठीक है। देख लो एक बार, बाकी इसका आंसर देख लोगे ना। डायलैक्टिकल नेचर लास्ट में बता तो रखा था कि यही रिफ्लेक्टिव है और यही प्रोजेक्टिव है। डायलैक्टिकल नेचर था इसीलिए यही डिसरप्टिव है और यही रिडम्पटिव है, ध्यान है ये चीजें। तो यही है, इट इवॉल्व्स थ्रू अपोजिंग फोर्सेज ऑफ क्रिएशन एंड क्रिटिसिज्म, दोनों चीजें हो गई ना, कि इसी के अंदर बेसिकली अपोजिंग फोर्सेस आ गए, किसके? क्रिएशन वाले और क्रिटिसिज्म वाले। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड बैनलिटी? बैनल समझते हैं, जो कॉमन, मतलब तुच्छ, छोटा, खराब। तो वाइटल तो नहीं बनेगा, ट्रिवियल बन जाएगा। वर्सेटाइल नहीं बनेगा, ब्रूटल नहीं बनेगा, उसी की नाउन फॉर्म है ब्रूटैलिटी, वर्सेटैलिटी, वाइटैलिटी, है ना, ट्रिवियलिटी। ये वोकैब बेस्ड था। अगला क्वेश्चन भाई, फिर से फिलोसफी झाड़ रहे हैं क्या? इन द रेलेंटलेस परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये वही फिलोसफी पूछ रखी है पूरी। द डाइकोटमी बिटवीन हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क इमर्जेस, और ये सेम वर्ड ना कई बार आपको दिखेगा, ये एक सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर बनाए गए क्वेश्चंस हैं, ये भी बता रहा हूं मैं, वही वर्ड उठा रखे हैं घुमा फिरा के।
डायकोटमी बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इमर्जेस नॉट मेयरली एज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस बट एज अ नुएंस्ड डायलेक्टिक, देखो ये फिर से डायलेक्टिक आ गया है ना, इन द ब्रॉडर स्केमा ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। देखो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में अंतर बता रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे तो नहीं लगता पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। लास्ट लाइन और देख लेते हैं। लास्ट लाइन यहाँ पे आधी तो छुप रखी है उन्होंने पैसेज को। इन एसेंस सक्सेस इज नॉट द फ्रूट ऑफ ब्लाइंड टॉयल और कनिंग, मतलब और ये पता नहीं क्या लिख रखा है, ठीक है, अलोन। कहने का मतलब यह है कि सक्सेस ना तो अकेले हार्ड वर्क से आएगी और सक्सेस ना ही अकेले स्मार्ट वर्क से आएगी। सक्सेस के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क भी। सिंपल सी बात है, यही लिख रखा है इन्होंने, देख लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज। पैसेज में इसकी टोन कैसी है? आप कहोगे सर एनालिटिकल है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को एनालाइज करके ये कह रहा है कि ना तो अकेला हार्ड वर्क काफ़ी है और ना अकेला स्मार्ट वर्क काफ़ी है, दोनों का हमें मिश्रण चाहिए। सो दैट्स एनालिटिकल, और कुछ बन ही नहीं सकता है, ठीक है। डॉगमेटिक तो मतलब है तुम ये करो, ठीक है, या फिर अपने डॉगमेटिक का मतलब ये नहीं होता है, डॉगमेटिक का मतलब होता है अड़ जाए कि ऐसा है, वो होता है डॉगमेटिक। रेवरेंट का मतलब है कोई चीज़ बहुत पसंद आई। मान लीजिए इसमें स्मार्ट वर्क को इतना कहता हाय हाय स्मार्ट वर्क ऐसा, हाय हाय स्मार्ट वर्क ऐसा, वो होती है रेवरेंट, है ना। इंडिफरेंट का मतलब मुझे मतलब नहीं है, इसको तो मतलब है। फिलोसॉफिकल टोन कभी भी इंडिफरेंट नहीं हो सकती है, मतलब फिलोसॉफिकल पैसेज में। ये तो सबसे बड़ा यही लग रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं बाकी क्या पूछा है, ठीक है। तो सेलेक्ट द सेंटेंस दैट मोस्ट क्लियरली प्रेजेंट्स द लिमिटेशन ऑफ रिलाइंग सोलली ऑन स्मार्ट वर्क। वो सेंटेंस बताओ जो लिमिटेशन को दिखाता है स्मार्ट वर्क की, कि अगर सिर्फ आप अकेले स्मार्ट वर्क पे डिपेंड हो रहे हो तो किस चीज की कमी होगी। हार्ड वर्क हैज हिस्टोरिकली बीन वैलराइज्ड, क्या इसीलिए कि हिस्ट्री में उसकी वैल्यू थी? ये नहीं। दे ट्रांसेंड द ट्रेडमिल, अरे यार कोई सेंस ही नहीं बनता है। स्मार्टनेस डिवॉइड ऑफ रिगर ऑफन कल्मिनेट्स इन सुपरफिशियलिटी, बिल्कुल सही बात है। ऐसी स्मार्टनेस जिसमें रिगर की कमी है, यानी कि मेहनत की कमी है, अक्सर करके वो सुपरफिशियलिटी में बदल जाती है। कहते हैं ना ऊपर ऊपर से चीज़ें कर ली बस स्मार्टनेस के चक्कर में। जैसे आप में से भी बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ रहे होंगे कि ये आंसर मैंने क्यों सही किया है, बस ये समझ रहे होंगे सबसे लंबे वाला है। और कुछ लोग तो कल मीम भी बना रहे, वो गाना था ना एक मैडम जी वाला, ठीक है, वो अब मैडम जी की जगह बस एसएससी लंबा हैरी लंबा, एसएससी लंबा ऐसे करके, है ना, वो वाला गाना सुना होगा। तो बस जो लंबे वाला ऑप्शन है मीम बना लो पहले, है ना वो काम कर लो। तो एक तो वो सुपरफिशियलिटी, स्मार्ट वर्क तो है लेकिन स्मार्ट वर्क सुपरफिशियलिटी में चला जाएगा। हो सकता है एसएससी कल को ये वीडियो देख के लंबे ऑप्शन गलत डाल दे। मैं क्या कह रहा हूँ, स्मार्ट वर्क हमने सीख लिया कि जी एआई की ये लिमिटेशंस हैं, और मैंने लॉजिक दिया है आपको अपने आंसर का, और मैंने उसकी लिमिटेशंस भी बताई हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन क्यों है। ये पढ़ा, ये देखा, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा है। बिना पैसेज को पढ़े मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई स्मार्ट वर्क अच्छा है कि हार्ड वर्क अच्छा? आप कहोगे सर अकेला ना तो स्मार्ट वर्क अच्छा ना अकेला हार्ड वर्क अच्छा, दोनों को मिश्रित करके अगर करा जाए तो बेस्ट, यही तो कहोगे। मैं आपसे पूछूं कि स्मार्ट वर्क अकेला अच्छा क्यों नहीं, तो आप यही तो कहोगे कि सर स्मार्ट वर्क के चक्कर में हो सकता है कभी कभी पकड़े जाए, सुपरफिशियलिटी, ऊपर ऊपर से चीजें कर जाते हैं। किसी ने सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड वर्क में ट्रिक सीख ली स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में, बढ़िया क्वेश्चन आएगा, फंस जाएगा। बिना रिगर, बिना मेहनत के सुपरफिशियलिटी में बदल जाती है चीजें। सुपरफिशियल यानी कि चीजों का सतही तौर पे होना, है ना, सतही नॉलेज मिलती है। तो ये आप कहोगे कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अरे भाई क्या हो रहा है ये, देखो। फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, मैंने कहा था ना पैसेज फिलोसॉफिकल टाइप का है। व्हाट आर्ग्यूमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट द डाइकोटमी बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में डिफरेंस बताया, तो ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं दो चीजें होनी चाहिए। दे मस्ट हार्मोनाइज टू अचीव सस्टेनेबल रिजल्ट, कह सकते हो, वैसे तो दो चीजों की जरूरत भी नहीं है, कि दोनों को हार्मोनाइज होना चाहिए तभी सफलता मिलेगी। हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि अकेला हार्ड वर्क काफी नहीं, अकेला स्मार्ट वर्क काफी नहीं, दोनों चाहिए होंगे तब सफलता मिलेगी। तो ये सही लग रहा है। वन मस्ट डोमिनेट द अदर फॉर सक्सेस, क्या ऐसा होना चाहिए कि एक ज्यादा करना है, भाई दोनों बराबर कर लिए तो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा होगा? नहीं, गलत। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नहीं है, कहीं ना कहीं इंक्लूसिव होते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। स्मार्ट वर्क इज ओनली वाइबल पाथ, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आगे देखेंगे। व्हाट डज द फ्रेज
मिनिमाइज एंट्रोपी इन लेबर, इंप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क लेबर में से क्या कम कर देता है? मेहनत को, सिंपल सी बात है। सो रिड्यूस करता है फिजिकल स्ट्रेन थ्रू टेक्नोलॉजी, कह सकते हो। अच्छा, स्मार्ट वर्क फिजिकल स्ट्रेन को कम करता है, लेकिन हार्ड वर्क एक बार देख लेते हैं इसको, है ना, हो सकता है ये वैसे। एलिमिनेट करता है रेंडमनेस एंड इनएफिशिएंसी इन एफर्ट, ये आप कहोगे ज्यादा सही लग रहा है। भाई स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को मिला रहे हो तो स्मार्ट वर्क क्या करेगा? जो आपके हार्ड वर्क में रेंडमनेस है, कोई कुछ भी करने में लगे पड़े हैं, गधे की तरह खोद रहे हैं, है ना, या फिर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इनएफिशिएंसी। स्मार्ट वर्क का मतलब है जो आप मेहनत करते हो उसके अंदर से रेंडमनेस को हटा दे और जो इनएफिशिएंसी है उसको हटा दे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। वैसे ए ऑप्शन जो है ना वो भी लग रहा था कि हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जानकारी तो इसी में, रेंडमनेस और इनएफिशिएंसी दोनों चीज़ों को हटाना है, तो ये हो सकता था। अगर ये नहीं होता तो मैं कह सकता था। अवॉइड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, वैसे ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट वर्क तभी हो जब टेक्नोलॉजी की बात है, बिना टेक्नोलॉजी के स्मार्ट वर्क नहीं होता है क्या? होता है। अवॉइड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ वर्क, नहीं, ये अवॉइड नहीं करता है बल्कि बनाता है स्ट्रक्चर को, अवॉइड मतलब स्ट्रक्चर्ड करता है सिस्टम को। इंक्रीज वर्कलोड, नहीं। नेक्स्ट देखो, अगला आपका जो क्वेश्चन है, विच मेटाफर इज यूज टू डिस्क्राइब अनडायरेक्शनल एक्सर्शन, एक ऐसी मेहनत जो कि बिना डायरेक्शन के हो रही है, उसके लिए कौन सा बेसिकली मेटाफर यूज किया गया है? अब ये तो भाई ढूंढना पड़ेगा यार पैसेज में, ठीक है। अब पैसेज में इन शब्दों को ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं। मेटाफर वेटाफर मत ढूंढने लग जाना, सीधे ये वर्ड्स सर्च करने कहाँ मिलेंगे ढूंढ लेना। काफ़ी सारा तो हमने पढ़ा ही था, यहाँ से जब हम जाएंगे कैपिटल ट्रेडमिल ऑफ अनडायरेक्शनल एक्सर्शन, सीधे सीधे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर ये तो पक्का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडमिल। अगला आपका पैसेज है, द एक्सीलरेटिंग डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कपल्ड विथ माउंटिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हैज प्रोपेल्ड रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम अ पेरिफेरल कंसर्न टू अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिस्कोर्स। ये एनालिटिकल पैसेज लग रहा है, फैक्चुअल भी कह सकते हैं एक हद तक, कि भाई ये जो एक्सीलरेटिंग डिप्लीशन है फॉसिल फ्यूल्स का, फॉसिल फ्यूल्स धीरे धीरे क्या बहुत तेजी से कम हो रहे हैं, ठीक है, कपल्ड विथ माउंटिंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो ही रहा है बार बार, ठीक है, बढ़ता हुआ। हैज प्रोपेल्ड, इसने प्रोपेल कर दिया यानी कि बढ़ा दिया है, किस चीज को, रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम अ पेरिफेरल कंसर्न टू अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिस्कोर्स, कि भैया जो ग्लोबल एनर्जी की जो चर्चा है उसमें अब रिन्यूएबल एनर्जी अब साइड की चर्चा नहीं है, अब ये सेंट्रल कंपोनेंट है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, पैसेज ये इस बारे में चर्चा कर रहा है कि क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स कम हो रहे हैं इसीलिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है अब वो पेरिफेरल, यानी कि पेरीफेरी क्या होती है, वो होती है ना बाउंड्री, अब बाउंड्री की चर्चा नहीं है, अब वो सेंट्रल चर्चा है। सिंपल। लास्ट लाइन देख लेते हैं क्या है, तो और भी है क्या, हाँ दो ही वो है। लास्ट में कह रहा है देयरफॉर द क्वेश्चन इज नॉट मियरली हाउ टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी बट हाउ टू इम्बेड इट मीनिंगफुली अक्रॉस सेक्टर्स, ज्योग्राफीज एंड सोशल हायरार्कीज। अब यहां से ये समझ आया था कि भाई या तो ये फॉसिल फ्यूल्स के बारे में होगा और या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में होगा, लेकिन लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है। तो पैसेज किसके बारे में, फॉसिल फ्यूल्स या रिन्यूएबल एनर्जी? आप कहोगे सर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है, ठीक है, पहली बात समझ आई। दूसरी चीज आपको क्या समझ आ जानी चाहिए, देयरफॉर द क्वेश्चन इज नॉट मियरली हाउ टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन ये नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी को और प्रोड्यूस कैसे करें, क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरीके से मीनिंगफुली इम्बेड किया जाए, यानी कि लगाया जाए अक्रॉस सेक्टर्स, जियोग्राफीज एंड सोशल हायरार्कीज, हर जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कैसे किया जाए, ये मेजर क्वेश्चन है, ना कि उसको प्रोड्यूस करने वाला। यानी कि कहीं ना कहीं पैसेज में ये कहा गया है कि प्रोड्यूस करने पर लोग ध्यान दे रहे हैं, ये बात तभी तो हम कहेंगे, पहले ये कहेंगे कि लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं, लेकिन जोर किस पे देना चाहिए कि यूज कैसे करना है, इम्बेड कैसे करना है। आ जाइए जी क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट प्राइमरी आर्ग्यूमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी? इट कैन ओनली रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब लास्ट लाइन को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो इसने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से लगाना है, आपको कहा अक्रॉस सेक्टर्स। अगर अलग अलग सेक्टर्स में लगाएंगे तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में आएगा या हर जगह आएगा?
आप कहोगे हर जगह आएगा। तो इसका मतलब है कि क्या ऑथर ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी लग सकती है? नहीं, ऑथर ये नहीं कह रहा है। हमें नहीं पता है ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर ऑथर तो कह रहा है अक्रॉस सेक्टर्स लगाना है। अगर सिर्फ इसमें लगाता तो लास्ट लाइन में इसी की चर्चा करता। आगे, इट हैज लिमिटेड पोटेंशियल बियॉन्ड सोलर एनर्जी। क्या ऐसी बात है लिमिटेड? मैंने क्या कहा है, ये सोलर एनर्जी के बारे में पॉजिटिव पैसेज है, और उसने कहा है कि सोलर एनर्जी, या मैं सोलर एनर्जी क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। क्या पैसेज सिर्फ सोलर एनर्जी के बारे में बात कर रहा है? नहीं, रिन्यूएबल, कंप्लीट रिन्यूएबल, जिसमें विंड भी हो सकता है, सोलर भी हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर ये तो लिमिटेड पोटेंशियल की बात शायद हमें यहां पे नहीं करनी चाहिए, गलत हो जाएगा। इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव यूज लाइज अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स। लास्ट लाइन में क्या यही नहीं कहा है? मल्टीपल सेक्टर्स की बात नहीं की है कि अक्रॉस सेक्टर इसको कैसे यूज कर सकते हैं? आप कहोगे सर सही बात है, यही करेक्ट होगा। इट इज प्राइमरली अ वेस्टर्न इनोवेशन। क्या वेस्टर्न इनोवेशन है? क्या हमारे यहां धूप से हम कुछ नहीं करते हैं क्या? ऐसा नहीं कह सकते। देखो इसको तो देख के लग ही जाएगा कि बी सबसे बड़ा ऑप्शन है ना? देख लेते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज। अब कौन सी चीज है जो कि डिस्टिंग्विश करता है? भाई मेरे को तो नहीं पता है। जिन लोगों को साइंस के बारे में जानकारी है, जैसे विजडम वाले पैसेज में मैं खुद की जानकारी लगा पा रहा था, सोशल मीडिया वाले पैसेज में मैं खुद की जानकारी लगा पा रहा था, इसमें नहीं लगा पा रहा हूँ, सॉरी। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क वाले में खुद की लगा पा रहा था, इसमें क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ? मजबूरी है मेरी, मेरे को पता ही नहीं है क्या है। मेरे को नहीं पता है कि सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स कैसे अलग होते हैं। जिनको पता है वो देख के मार्क कर देना, जिनको नहीं पता है वो पैसेज पढ़ लेना, पैसेज में मिल जाएगा। जिनको पैसेज भी नहीं पढ़ना है और पता भी नहीं है, तुक्का मारना है, तो बी ऑप्शन मार्क कर देना, सबसे लंबे वाला। ठीक है भाई, एक बार कंफर्म कर दे आंसर सही है? सही है ये? ठीक है भाई, मैं नहीं पढ़ के देख रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना, मिल जाएगा पक्का। टीम ने कंफर्म कर दिया है कि ये सही आंसर है। ठीक है, इसमें भी मुझे लगता है यही सही हो जाएगा फिर, सबसे लंबे वाला। ठीक है, देख लेते हैं। वाई इज जियोथर्मल एनर्जी साइटेड इन द पैसेज। जियोथर्मल एनर्जी का एग्जाम्पल पैसेज में क्यों दिया गया है? अब पहला ऑप्शन वही है, अगर आपको पहले से पता है तो आप एक काम करो कि आंसर देखो और मार्क कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है कि जाओ और ये देखो कि जियोथर्मल एनर्जी पैसेज में कहां पे मेंशन करी गई है। या तो जियोथर्मल देखो या फिर इन ऑप्शंस में से ढूंढो, ठीक है, तब देखो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि लंबे वाला ऑप्शन जो है उसको मार्क करो, एंड भी आ रखा है, दो चीज़ों की बात हो रखी है, सबसे ज़्यादा डिटेल इसमें, ऐसे होने को डिटेल यहाँ भी है लेकिन लंबे वाला तो यही है, तो ये आपका आंसर हो जाए। हो सकता है ए भी आंसर हो, एक बार कंफर्म कर दो। मैं तो देख लेते हैं एक बार ढूंढना भी सिखा देता हूँ। जियोथर्मल को ढूंढना है आपको। देखो अक्सर यहाँ पे हम पे है नहीं, जब भी आपको पैसेज से चीज़ों को स्कैन करना है, वर्ड्स को मैच करना है, तो आप एक तो ये ढूंढा करें कि क्या कोई कैपिटल लेटर वाली चीज़ है, अगर कैपिटल वाली है तो उसको सर्च करें। इनको कैपिटल मत मान लेना, ये पैसेज में बीच में आएंगे तो वहाँ पे कैपिटल नहीं दिखेंगे। कैपिटल के लिए कोई ना कोई प्रॉपर नाउन चाहिए आपको, या हो सकता है मान लीजिए कोई नंबर यहाँ पे दे रखा है, कोई सन दे रखा है, जैसे हमने एक कोविड-19 का पैसेज पढ़ा, तो कोविड-19 आपको दूर से दिखेगा, तो कोविड-19 ढूंढो, उसमें कोविन था, कोविन बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, वो दूर से दिखेगा, है ना? तो वो चीज़ें आपको ढूंढनी है, तो आपको समझना भी है कि क्या चीज़ें सर्च करनी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जियोथर्मल एनर्जी मुझे ढूंढना चाहिए, है ना? तो जियोथर्मल मुझे सर्च करना है। कहाँ मिलेगा जियोथर्मल एनर्जी? अब बहुत बड़ा पैसेज है, आगे पीछे कहीं भी मिल सकता है। जियोथर्मल एनर्जी को क्यों साइट किया गया है? यहाँ पे तो कई सारी हैं, सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, इनमें सब में एक साथ बात नहीं होगी। अब यहाँ से मैं इतना कह सकता हूँ, शुरुआत में जो दिख रहा है, पहले विंड की बात, पहले सोलर की बात होगी, फिर विंड की होगी, फिर हाइड्रो की होगी, फिर जियोथर्मल की होगी, कहीं ना कहीं इसी ऑर्डर में इनको डिस्कस किया जाएगा। तो ये लास्ट से थोड़ा पहले होना चाहिए, मतलब मेरा पहला जो गैस है वो ये है, क्योंकि लास्ट तक सारी की बात होगी। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, लास्ट पैराग्राफ हमें नहीं देखना है। लास्ट क्यों नहीं देखना है? क्योंकि लास्ट में तो वे फॉरवर्ड होता है ज़्यादातर कि लास्ट में हमें करना क्या है ना? तो उससे पहले देखो किसकी बात करी है इसने, जियोथर्मल है और बायोमास, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं।
देखो जियो थर्मल एनर्जी तो मुझे दिख गया है, इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड, बीइंग हार्नेस्ड फॉर स्पेस हीटिंग इन कूलर रीजन्स एंड फॉर कूलिंग थ्रू हीटिंग कूलिंग, दोनों वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। तो देखो भाई, देखो मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पे वही दे रखा है, कूलिंग भी है और हीटिंग भी है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही बताया भी टीम ने यही। तो देखो प्रैक्टिकल बात है, जैसे जो सर्च करना पड़ेगा करना पड़ेगा, अब जैसे इसका यही आंसर होना चाहिए क्योंकि सबसे लंबा तो यही है। अब वही है, पढ़ के देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, हाउ डज रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंज ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। या तो आप अपनी खुद की नॉलेज यूज करो, जैसे रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, सेंट्रलाइजिंग प्रोडक्शन, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन नहीं होता इसका, ये तो गलत हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑयल एक्सपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी से ऑयल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। क्या, बाई इनेबलिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस, भाई ये इनेबल कर रहा है क्या, एनर्जी के रूप में इंडिपेंडेंस। जैसे अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम डिपेंडेंट हैं ईरान पे, रसिया पे, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। लेकिन अगर इसी की जगह पे हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी यूज होने लग जाए, तो जितनी हवा हमारे गाँव मतलब हमारे यहाँ पे है, उतनी हवा वहाँ पे, जैसी धूप यहाँ पे वैसी धूप वहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं फिर सब लोग क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं डाइवर्स रीजन्स में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई तरीका बता रहा हूं मैं, किस क्वेश्चन को मुझे जाने की जरूरत पड़ रही है और किसको मैं खुद से कर पा रहा हूं। व्हाट इज द ऑथर्स कॉशन अबाउट द रैपिड अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। कॉशन है यानी कि कोई चेतावनी की बात कर रहा है, वार्निंग देख लो। इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है, ऐसा हो सकता है कि बहुत महंगाई है, ऐसा तो नहीं कह सकते। इट मे रिपीट एग्जिस्टिंग पैटर्न्स ऑफ इनजस्टिस, हो सकता है कि अगर हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं रैपिड अडॉप्शन, तो जो पहले इनजस्टिस के पैटर्न थे वो यहाँ पे भी रिपीट हो जाए, कह सकते हो आप। लंबा वाला इसीलिए मैंने टिक लगा दिया। इट लीड्स टू फॉसिल फ्यूल स्कैर्सिटी। एक बात बताओ, अगर हम जल्दी से और रिन्यूएबल एनर्जी पे चले जाएंगे तो क्या इससे पेट्रोल की कमी हो जाएगी या पेट्रोल बचेगा, बचेगा, इसका मतलब ये गलत है। इट डिमिनिशेस एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम होती है क्या सोलर एनर्जी की वजह से, बी ऑप्शन है ना। आगे देखो, पिछले वाले पैसेज को करने में मेरी हालत ज़्यादा खराब हो रही थी, क्यों, क्योंकि मेरे को ना बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है उसकी। जिस चीज़ की हमें बैकग्राउंड नॉलेज है ना, उसको हम आराम से बिना पढ़े उड़ा सकते थे। पिछले पैसेज में मेरे लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए ठीक रहता कि मैं थोड़ा सा उसको और पढ़ लेता ऑनेस्टली। क्यों, क्योंकि मेरे को खुद की बैकग्राउंड नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है। वो तो भला हो लंबे वाले ऑप्शन का कि मैं एक ही बार में आंसर सही लगा रहा था, नहीं तो आप कहते हैं कि मास्टर साहब आप भी अटक रहे हो। मैं सिंपल जो बात है वो कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पैसेज पढ़ा ही नहीं था, पढ़ लेता तो मैं पहली बार में सही लगाता। ठीक है। While financial inclusion is often praised as a driver of equitable growth, its implementation in rural India presents a paradox। कहा गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को अक्सर करके प्रेज किया जाता है कि ये एक ड्राइवर है इक्विटेबल ग्रोथ का। अगर ग्रोथ को बराबर लेके चलना है तो फाइनेंशियली इंक्लूड करना होगा। अब किसको इंक्लूड करना है पता नहीं भाई। ठीक है, इट्स इंप्लीमेंटेशन, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है कहाँ पे, रूरल इंडिया में, ये प्रेजेंट करता है एक पैराडॉक्स। पूरा और पढ़ लेना चाहिए, अभी पैसेज क्या है क्या नहीं हमें समझ नहीं आया है, इसलिए और पढ़ लो। ऑन पेपर, अगर ऑन पेपर देखें तो स्कीम सच एज द प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY है ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एंड मोबाइल बैंकिंग हैव रिवोल्यूशनाइज्ड एक्सेस। तो इन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया एक्सेस को। येट इन प्रैक्टिस एक्सेस डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू यूटिलिटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एक्सेस है वो यूटिलिटी में बदल जाए। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रूरल अकाउंट होल्डर्स रिमेन डॉर्मेंट यूजर्स, बहुत सारे जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो डॉर्मेंट यूजर्स हैं, यानी कि वो सुसुप्त हैं एक तरीके से, वो जागते नहीं हैं। ऑफन कंस्ट्रेन्ड बाई डिजिटल इलिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस एंड डीपली इंट्रेंच्ड सोशियो कल्चरल बैरियर्स। पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो इसमें जो मतलब इम्प्लीमेंट रूरल इंडिया में क्यों है पैराडॉक्स, तो इसका यही है, अक्सर करके कहा जा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है इक्विटेबल ग्रोथ के लिए, लेकिन पूरे तरीके से वो इंक्लूजन है नहीं, यही कहा गया है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आगे ये बता ही रखा है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो अकाउंट होल्डर्स हैं ना वो डॉर्मेंट हैं, क्योंकि क्या क्या चीज़ें, डिजिटल इलिटरेसी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इलिटरेट हैं, भाई पढ़े लिखे नहीं है, तो वो इंक्लूड नहीं हो पाए, है ना। बहुत सारों के साथ क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो इंक्लूड नहीं हो पाए। तो इंक्लूजन है, कहते तो हैं लेकिन है नहीं। और बेसिकली डीपली इंट्रेंच्ड सोशियो कल्चरल बैरियर्स, बहुत सारे सोशियो कल्चरल बैरियर्स हैं। सोशियो कल्चरल बैरियर्स का एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आपके घर में जो लड़के हैं और आपके घर में जो लड़कियां हैं, लड़कियों को एक हद तक मोबाइल तो मिल गया है और सोशल मीडिया चला रही हैं, लेकिन आज भी
यूपीआई कितनी लड़कियां यूज करती हैं? बहुत कम। जनरली घर में जो लड़का होता है ना, उसको पहले यूपीआई का एक्सेस मिलता है, उसका अकाउंट पहले खुलवाया जाता है। लड़कियों को खुलवाया जाता है इसलिए कि सरकार की एक स्कीम आई है, उसके लिए अकाउंट खुलवाने की जरूरत है कि नहीं ऐसा? तो इंक्लूजन जरूरी नहीं है कि इस वजह से भी रुक रहा है। तो अब इसको देख के मैं क्या कह सकता हूं, मैं खुद के नॉलेज के बेस पे भी बात कर सकता हूं इस पैसेज में। एक बार लास्ट लाइन देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट लाइन इसी में है, ठीक है। तो लास्ट लाइन है अंटिल देन। अंटिल देन से समझ नहीं आएगा, इसके ऊपर एक लाइन और पढ़ लेनी चाहिए, है ना। और लास्ट लाइन मुझे लगा छुपी भी हुई है, रिमेन पे तो खत्म नहीं होगी, आगे छुपी हुई है। ये टीम ने पैसेज बनाने में ना, पीपीटी बनाने में ध्यान नहीं दिया, इनको लगा है पैसेज पढ़ने ही नहीं है, तो क्या करना है पूरा बना के, ठीक है। अंटिल देन द ड्रीम ऑफ फाइनेंशियली एम्पावर्ड रूरल इंडिया विल रिमेन इनकम्प्लीट रहेगा, और क्या है। और अंटिल कब तक, तो एक लाइन और पढ़ लेते हैं। कहाँ से शुरू है अगली लाइन, यहाँ से देख लेते हैं। इन एसेंस ट्रू इंक्लूजन कैन नॉट बी मेजर्ड, आउटरीच फाइनेंशियल इंक्लूजन मे रिमेन मोर, नहीं, कैन नॉट बी मेजर्ड merely by the number of accounts opened but must reflect active participation, trust and accessibility across gender, literacy and regional lines। कहा गया कि देखो जी, तभी फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सिर्फ नंबर ऑफ अकाउंट नहीं देखने, एक्टिव पार्टिसिपेशन देखना है। देखो एक बार, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेन पैराडॉक्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। मेन पैराडॉक्स तो बताया ही था, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते थे, ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी नहीं, ये तो नहीं था, एक्सेस विदाउट एक्चुअल यूजेस ये भी था, एक्सेस ऑफ डिजिटल बैंकिंग, एक्सेस तो यानी ज्यादा होना, ये तो नहीं बनेगा। व्हाट इज द मेन पैराडॉक्स, वैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तो यही है कि एक्सेस विदाउट एक्चुअल यूसेज। पहली शुरुआत की लाइन में था भी ना कुछ ऐसा। पैराडॉक्स तो यही है यार कि एक्सेस तो है, ये रहा, येट इन प्रैक्टिस एक्सेस डज नॉट नेसेसरी ट्रांसलेट इनटू यूटिलिटी। एक्सेस है लेकिन यूटिलिटी नहीं है, एक्चुअल यूसेज नहीं है ना। आगे, वाई डू इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम्स परसिस्ट डिस्पाइट फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन। वैसे ना लास्ट वाले में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मतलब पैराडॉक्स नहीं है वैसे। अच्छा, एक सिंपल चीज ये भी तो हमें कहनी चाहिए, अगर पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब है दो चीजों का कॉन्ट्राडिक्टरी होना, और दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी तो तब होंगी ना जब दो चीजें हों, पहले में तो एक ही है, दूसरे में एक ही है, इसमें एक्सेस है और यूसेज है, तो दोनों के बीच में पैराडॉक्स तभी है ना। ये सही बात है, सी ही बनेगा, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाई डू इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम्स परसिस्ट डिस्पाइट फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। क्यों परसिस्ट करते हैं? ड्यू टू स्ट्रिक्टर डॉक्यूमेंटेशन। देखो कहा गया है कि फॉर्मल फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स हो रहे हैं, फिर भी जो इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं आप, किसी से इनफॉर्मल तरीके से पैसा जो उधार लेते हैं। आज सरकार लोन देती है, लेकिन फिर भी गांव का आदमी लोन लेने से पहले जो गांव में एक साहूकार होता है उससे पैसा उधार ले आता है। ऐसा क्यों चल रहा है? ड्यू टू स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन कह सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पैसेज में इस चीज की बात है। ट्रस्ट एंड फेमिलियरिटी ऑफ लोकल लेंडर्स, ये एकदम सही है कि जो लोकल लेंडर्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट है, उनके फेमिलियरिटी है, उनको हम जानते हैं, इसीलिए ये करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी इसमें देखो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ट्रस्ट और फेमिलियरिटी दो चीज़ों की बात हो रही है। इसमें हायर इंटरेस्ट रेट है, ये गलती हो जाएगा। ये थोड़ी ना कि ब्याज रेट ज़्यादा है इसीलिए ले रहे हैं हम। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आर अनअवेलेबल, ऐसा भी नहीं कह सकते। आगे देखो, विच फैक्टर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू डोरमेंट रूरल बैंक अकाउंट्स एज पर द पैसेज। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है रूरल बैंक अकाउंट में, डोरमेंट रूरल बैंक अकाउंट में? कई सारे फैक्टर थे। पैट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स, ये इंट्रेंस्ड सोशल नॉर्म्स थे ना, उन्हीं में से एक है पैट्रियार्की, तो ये तो कंट्रीब्यूट करता है। डिजिटल इलिटरेसी ये भी करता है। मोबाइल नेटवर्क एक्सपेंशन ये नहीं करता है, इससे तो फायदा ही होगा। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ये भी करता है। यहाँ पे लिख रखे हैं देखो सारे के सारे, शुरुआत की लाइन में ही था, ये था ना। डोरमेंट रहते हैं, क्यों रहते हैं? डिजिटल इलिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस, डीपली इंट्रेंस्ड सोशियो कल्चरल बैरियर्स, है ना। ये सब बाकी तो दे ही रखे थे, एक ही नहीं था, वो आप मार्क कर देना, है ना, मोबाइल वाला। आगे देखते हैं अगला, व्हाट अजम्पशन डज द ऑथर क्रिटिसाइज रिगार्डिंग डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स। डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में कौन सी ऐसी अजम्पशन है जिसको क्रिटिसाइज करता है ऑथर? तो अब देखो, वैसे तो ढूंढना पड़ेगा आपको कि भाई क्या ऐसी अजम्पशन है जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन ऑथर ने ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें कही हैं, खास करके ग्रामीण परिवेश में इंक्लूजन की बात ज़्यादा कही है। तो एक ऐसा पैसेज है जो कि कॉमन मैन को लेके पॉजिटिव फील कर रहा है,
देख लेते हैं, मोबाइल पेमेंट्स आर फास्ट। क्या इसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है कि भैया ग्रामीण लोगों के लिए ठीक नहीं है, फास्ट है तो भाग के थोड़े आगे चले जाएंगे, तो ये तो गलत है। बायोमेट्रिक्स इंश्योर सिक्योरिटी, इस चीज को कौन क्रिटिसाइज करेगा? ये तो क्रिटिसाइज करने लायक है ही नहीं, बायोमेट्रिक से ही तो सिक्योरिटी होती है। आज एसएससी भी बायोमेट्रिक करवा रहा है लोगों से कि भैया बायोमेट्रिक करो, जिससे कि तुम कोई ऐसा ना हो कि फर्जी पेपर देने आ जाए। ओटीपीज कैन रिप्लेस फाइनेंशियल एजुकेशन, ये तो गलत बात है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्या ओटीपी मतलब आप ये कहो कि देखो जी बैंक में से पैसे कटेंगे तो ओटीपी आएगा, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस ओटीपी जान लो, क्या ऐसा हो सकता है? मैं कहूँगा नहीं, इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, तो ये आंसर लग सकता है। रूरल पीपल डिस्ट्रेस टेक्नोलॉजी, क्या इस बात को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है ऐसा तो होता ही है ना, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, देख के तो लग रहा है सी सबसे बड़ा है, बाकी देख लेते हैं। व्हाट इज इम्प्लाइड अबाउट वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया? इम्प्लाइड, इम्प्लाइड यानी छिपा हुआ, शुरुआत में क्या रखा था? दे बेनिफिट मोर फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स, लैक ऑफ आधार। इनफॉर्मल, भाई गांव में उधार पैसे आपके पिताजी ज़्यादा लाते हैं कि माताजी? पिताजी लाते हैं। लैक ऑफ आधार इज द मेन बैरियर, आधार नहीं बनाया है क्या उनका? आधार सबका है, वो तो सरकार ने जबरदस्ती बनवा दिए हैं, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स हिंडर देयर फाइनेंशियल एजेंसी, एकदम सही बात है। जो कल्चर है ना, सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उनकी बात ज़्यादा करी गई है, यही करेक्ट होगा। दे लैंड फाइनेंशियल डिसीजंस, मतलब दे लीड फाइनेंशियल डिसीजंस, बिल्कुल भी नहीं, ये तो एकदम एंटोनिम बन जाएगा जो कहना चाह रहे हैं। एक और पैसेज देखते हैं फटाफट से भाई। द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई एपिटोमाइजेज वन ऑफ नेचर्स मोस्ट इंट्रिकेट एंड कैप्टिवेटिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। भैया ये जो मेटामॉर्फोसिस है बटरफ्लाई का, ये बता रहे हैं कि एपिटोमाइज करता है वन ऑफ नेचर्स मोस्ट इंट्रिकेट एंड कैप्टिवेटिंग ट्रांसफॉर्मेशंस, जो बहुत इंट्रिकेट है, और कैप्टिवेटिंग का मतलब है जो अट्रैक्ट करते हैं कुछ, वो वाले बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस को बेसिकली एपिटोमाइज करता है, यानी कि उनको दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देख लेना पूरा का पूरा पैसेज में क्या है, हम तो बड़े वाले ऑप्शन से सही आंसर कर ही सकते हैं सारे, है ना। अच्छा छोटा सा ही पैसेज है, देख लेना, ठीक है। लास्ट लाइन और देख लेते हैं, ये बटरफ्लाई को कंपेयर किया जा रहा है, बटरफ्लाई का जो मेटामॉर्फोसिस है उसको, ठीक है। द लाइफ साइकिल इनिशिएट्स विद द मतलब डिपोजिशन ऑफ फ्रेजाइल एग्स। लाइफ साइकिल तो मेटामॉर्फोसिस भी समझ जाओगे, शुरुआत से लेके किसी चीज़ की शुरुआत है ना, तो वहीं से शुरुआत हो रही है वहाँ तक। आगे लास्ट लाइन क्या क्या रखी है, लास्ट लाइन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो बटरफ्लाई के बारे में पूरे तरीके से मुझे लगता है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं एक बार लास्ट लाइन है क्या। दो ऑफन रोमांटिसाइज्ड द बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल अंडरस्कोर्स अ रिगरस नरेटिव ऑफ सर्वाइवल, अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशनरी प्रिसीजन। कह रहे हैं कि अक्सर करके इसको रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन जो इसका लाइफ साइकिल है वो हाईलाइट करता है रिगरस नरेटिव, किस चीज़ का? सर्वाइवल का, अडेप्टेशन का, ठीक है, और एवोल्यूशनरी प्रिसीजन का, जो इवॉल्व होता है प्रिसीजन है ना। ऑफरिंग प्रोफाउंड इंसाइट्स इनटू द फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम्स के बारे में बात करी गई है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस, लग नहीं रहा है कि ये सही होना चाहिए, सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार भाई। आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज विच इज इन द पैसिव वॉइस। अरे यार ये तो पैसेज की जरूरत ही नहीं है इसके लिए, वो पहचानना है जो पैसिव वॉइस हो। तो देखो ये स्टेट्स है, ये तो एक्टिव है, ठीक है। एपिटोमाइजेज, ये तो एक्टिव है भाई। अब की बार देखो बड़े वाला गलत हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैटरपिलर्स स्ट्रक्चर्स आर डिसमेंटल्ड, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे सी भी काफ़ी बड़ा है बट ठीक है। विच सेंटेंस कंटेन्स अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज किसमें? इसमें भी आप बड़े वाला सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलेटिव क्लॉज तो हु, हुम, विच, दैट, ये सब आते हैं ना, तो नहीं है इसमें, नहीं है इसमें, नहीं, ये रहा विच। Which word from the passage is derived by adding a Greek origin suffix meaning formation? ग्रीक origin का suffix formation या origin, origin के लिए suffix, suffix का मतलब होता है वर्ड के लास्ट में जो ऐड होता है। ये जेनेसिस आपने पढ़ा है, जेनेसिस का मतलब origin होता है ना, तो बस यही हो जाएगा हिस्टोजेनेसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस तो नहीं बनेगा। आगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्रूशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर्स विद इन द क्राइसेल्स। तो क्राइसेलिस की बात कर रहे हैं। देखो अब बहुत सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन ये है कि आप पहले से जानते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज, तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई साहब इस शब्द को पकड़ो और जाके पैसेज में ढूंढो कि ये कहाँ दे रखा है और वहाँ पर क्या बात करी गई है वो ढूंढ लो, वो भी एक तरीका है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन है उसको मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। सही बात है कि नहीं? वैसे इसकी अभी हमने कहा था कि ये शब्द आया था ना
हिस्टोजेनेसिस, पैसेज में तो ये पक्का आया है। अगर पैसेज का कोई वर्ड किसी ऑप्शन में है तो मान के चल लेना कि सामान्यतः यही आंसर होगा, क्योंकि ज़्यादातर बाकी जो चीज़ें हैं ना वो अलग होंगी। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि आप एक बार भाई जाके ढूंढ लेना, इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया था उस वर्ड को ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ढूंढ लेना, इसमें मिल जाएगा, होगा तो है ही, है ना। हम नहीं तो लंबे वाले ऑप्शन देख रहे हैं, उन्होंने लंबे वाले थोड़ी देखे होंगे। ठीक है, देख लेना आप एक बार, आ जाओ आगे देख लेते हैं। बाकी आंसर सही है ना भाई, बस तो इतना ही जरूरी है, आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, इन द पैसेज द वर्ड इफेमेरल, इफेमेरल का मतलब क्या होता है, मतलब ट्रांजिएंट। ठीक है, उसका मीनिंग पूछा है तो ट्रांजिएंट जो क्षणिक होता है, ठीक है, फ्लीटिंग कह सकते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला आपका दी एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग हिस्ट्री आर एडोन्ड विथ फिगर्स whose daring transcended mere athleticism, embodying philosophical quests for transcendence against Earth's most formidable landscapes. अगेन फालतू के ऐसे मुश्किल मुश्किल शब्द ले आओ कि पैसेज की पहली लाइन जो आदमी पढ़े और चक्कर खा के गिर जाए, और फिर पैसेज के क्वेश्चन देखो उसमें फिर ऐसी शक्ल बनाए फिर आदमी की, ये क्या है ना, ये फालतू का काम है। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, शुरुआत से एक बार आइडिया लेना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है टोन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या टाइटल पूछ लिया जाए। ये कह रहा है एनल्स यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं जो माउंटेनियरिंग हिस्ट्री के, इनको एडोर्न किया जाता है, ये एडोर्न करे गए हैं ऐसे फिगर्स के साथ में जिनकी जो डेयरिंग है, यानी कि जो उनका रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उन बेसिकली ट्रांसेंड कर जाती है, आगे निकल जाती है मेयर एथलेटिसिज्म से। यानी कि माउंटेनियरिंग में सिर्फ आपका फिजिकली फिट होना, आपका एथलेटिसिज्म जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं माउंटेनियरिंग वालों के बारे में कैसी बात करी जा रही है, पॉजिटिव, अच्छी तारीफ करी जा रही है धूमधाम से उनकी। ठीक है, उन इम्बॉडी करता है फिलोसॉफिकल क्वेस्ट, उनकी जो फिलोसॉफिकल क्वेस्ट है वहां जाने की, भाई क्यों गए हैं, सिर्फ एथलेटिसिज्म नहीं दिखा रहे हैं, उनकी कुछ खोज है। क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च। ठीक है, फॉर ट्रांसेंड अगेंस्ट अर्थ्स मोस्ट फॉर्मिडेबल लैंडस्केप। लास्ट लाइन पढ़ना चाहो पढ़ लेना, है इधर ही है, पढ़ लेना भाई। ठीक है, इसमें ये यही कह रहे हैं कि इट वीव्स अ टैपेस्ट्री ऑफ कल्चर्स, फिलोसफीज एंड पर्सनल ऑडेसीज, ईच असेंट एंड डायलेक्टिक बिटवीन ह्यूमन फ्रिजिलिटी एंड इम्यूटेबल मैजेस्टी ऑफ द माउंटेन्स। ये जो सब कुछ है ये मिला के कुछ ऐसा बना रहा है जो बड़ा जबरदस्त है। कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि इन सब की जरूरत क्या है, क्योंकि पूछ क्या रहे हैं, पूछ ये रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द क्लॉज। इतने मुश्किल मुश्किल सारे सेंटेंस देखे, कह रहे हैं बताओ इस क्लॉज का रोल क्या है। अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैसेज, और पैसेज का एक बेसिक आइडिया यही है कि माउंटेनियरिंग वालों के बारे में तारीफ करी जा रही है भर भर के। ठीक है जी, आगे इसका क्या फंक्शन है, तो ये क्या है, हुज डेयरिंग। हुज डेयरिंग का मतलब समझ आ जाएगा आपको कि ये तो रिलेटिव क्लॉज है, और रिलेटिव क्लॉज अपने आप में क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ये नाउन क्लॉज है, ये एडवर्बियल क्लॉज है, एक ही है। दैट्स इट, आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है तेंजिम नॉर्गे एंड सर एडमंड हिलेरीज इपोचल 1953 एवरेस्ट। अच्छा, ऊपर ये कह रखा है कि जी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस एपोचल का मीनिंग क्या है। अच्छा एक बात बताओ, माउंटेनियर वालों के लिए क्या चीजें कही गई हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, अच्छी अच्छी चीजें। तो अगर जो एडमंड हिलेरी की जो उन्होंने एवरेस्ट को चढ़ा, इसको तारीफ करी जाएगी कि बुराई करी जाएगी? तारीफ करी जाएगी। ट्रिवियल कह देंगे तो तुच्छ हो गया, ऑर्डिनरी कह देंगे तो बेकार है, डिजास्टरस बेकार है, एक ही तो शब्द है पॉजिटिव। वैसे भी सबसे लंबे वाला देखो, दो दो ऑप्शन लगा के, है ना। आगे देखो, ये तो वैसे आंसर ही मार्क कर देना चाहिए हमें, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड डायलेक्टिक मोस्ट नियर। अब देखो डायलेक्टिक कितनी बार आ गया ना, ये सब एक सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर बनाए गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, मोस्ट नियरली इंप्लाई इन द फ्रेज। डायलेक्टिक का मतलब है ईच असेंट अ डायलेक्टिक बिटवीन ह्यूमन फ्रेजिलिटी एंड इम्यूटेबल मैजेस्टी। अगर मीनिंग पता है बहुत अच्छी बात है, मार्क कर दीजिए। ठीक है, नहीं पता है, डायलेक्टिक को तो हम पहले भी बता चुके हैं पिछले पैसेज में भी, तो भैया एक इंटरप्ले बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। और नहीं भी कुछ नहीं पता हो तो इतना लंबा ऑप्शन क्यों देंगे कोई, अगर सही नहीं है तो क्यों इतनी मेहनत करेंगे, सही है इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज।
नहीं लगता है कि 3 नंबर वाला जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा 2 लाइन में आ रहा है, बदतमीज आदमी, बस इतना आ रहा है तो बता दीजिए। वैसे भी मान लीजिए प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या है, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट मेरे हिसाब से तो यही है कि माउंटेनियरिंग जस्ट आपकी जो फिजिकल इंड्योरेंस है उस पर नहीं है, माउंटेनियरिंग के और भी बहुत सारे पर्पज हैं, वो क्या क्या हैं, वो बहुत सारे शब्द इन्होंने लिख रखे हैं उल्टे सीधे, है ना, देख लो। माउंटेनियरिंग इज सोलेली अ टेस्ट ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस, ये तो मैंने सबसे पहले मना किया। माउंटेनियरिंग हिस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न एडवेंचरर्स, ये प्राइमरी आर्ग्यूमेंट नहीं है। प्राइमरी आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई साहब माउंटेनियरिंग के लिए सिर्फ फिजिकल नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। माउंटेनियरिंग रिप्रेजेंट्स अ कन्फ्लुएंस, जहां पे चीजें मिलती हैं, फिजिकल चैलेंज, कल्चरल आइडेंटिटी, फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन, वही सब तो पहली लाइन में लिख रखा था, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, द इम्यूटेबल मैजेस्टी ऑफ माउंटेन्स, अब इम्यूटेबल को कौन रिप्लेस करेगा, म्यूटेशन जानते हैं ना, बदलाव, चेंज, तो इम्यूटेबल का मतलब है जिसको बदला ना जा सके, अब इसको बदला ना जा सके तो अनचेंजिंग, सिंपल सा बनेगा आपका। अगला पैसेज फिर से वही है, मतलब पैसेज ही है, देख लेते हैं एक बार, काफी सारे पैसेज वैसे हमने करे हैं और देख लेते हैं। इन कॉन्टेम्पररी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स वर्क प्लेस स्ट्रेस हैज इमर्ज्ड एज अ परवेसिव एंड इंसिडियस फिनोमिनन ऑफन अंडरमाइनिंग बोथ ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय वेलबींग। कहा गया है कि जो कॉन्टेम्पररी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट्स हैं इनमें जो वर्क प्लेस की स्ट्रेस है ये एक ऐसा इशू बन के उभरा है, एक ऐसा इंसिडियस का मतलब है खतरनाक सा, ठीक है, फिनोमिनन बना है जो अक्सर करके अंडरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यानी कम करता है एफिशिएंसी को, और एम्प्लॉय की वेलबींग को भी खराब करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो वर्क प्लेस की स्ट्रेस है उसके बारे में कहा गया है, उसके लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सुझाव दिए गए होंगे। अगर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं और स्ट्रेस की बात करके छोड़ दें कोई मतलब बनेगा नहीं, उसके लिए सुझाव दिए गए होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। क्यों हो रहा है, हो सकता है इस चीज़ पे भी चर्चा करी गई हो, सरकार ने इसके लिए क्या काम किया, हो सकता है इस चीज़ के लिए भी चर्चा करी गई हो, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, हो सकता है इनकी भी चर्चा रही हो। आगे लास्ट लाइन देखेंगे तो और काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा, ठीक है। लास्ट लाइन कहाँ से है, बड़ा सबसे मुश्किल काम यही लग रहा है मुझे आजकल पैसेज में, लास्ट लाइन ढूंढना। इनकरेजिंग ओपन डायलॉग अबाउट मेंटल हेल्थ, इंस्टीट्यूटिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स एंड fostering a culture that genuinely value work-life balance are pivotal steps towards cultivating a more sustainable and humane professional landscape। कहा गया है कि जी ये काम कर लो और इनसे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना है। अब एक तो तरीका ये है कि आप इन शब्दों को देखो और देख के घबरा जाओ, मैं इन सारे शब्दों के एक एक के हिंदी मीनिंग बता के आपको करा सकता हूँ, बट मैं क्या ये कराने आया था, क्या पैसेज में यही आने वाला है, नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि वैसे ये सारे शब्द आसान है, क्या है, इनकरेज करना, डायलॉग अबाउट मेंटल हेल्थ, डायलॉग यानी कि बातचीत मेंटल हेल्थ के बारे में, मतलब इंस्टीट्यूट करना है, बनाना है, क्या है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर अरेंजमेंट्स करने हैं, है ना, उनको बनाना है। इसके अलावा फॉस्टर करना यानी बढ़ाना, क्या एक ऐसा कल्चर जो कि जेन्युइनली वैल्यू करता है वर्क लाइफ बैलेंस को, ये पाइवोटल है यानी कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। किसकी तरफ, कल्टीवेट करना यानी कि बनाना, क्या बना रहे हैं, मोर सस्टेनेबल जो ज़्यादा टाइम तक टिक पाए, ह्यूमन प्रोफेशनल लैंडस्केप, सिंपल है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको इसकी मीनिंग समझाऊं, मैं क्या कह रहा हूं, इसका भाव समझ लो कि लास्ट लाइन क्या कह रहा है, कुछ कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। मान लीजिए स्टेप्स दिमाग में नहीं भी आए तो पलट के देख तो सकते हैं कि लास्ट लाइन में क्या था, बस यही चीज है, देख लो भाई। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट टेंस, सॉरी इज द करेक्ट टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस। लो जी, इतना पैसेज पूछ के ये कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है ये बता दो। लेफ्ट अनचेक्ड पार्टिसिपल है, ये भी पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है, एक्सपोजर उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, टू हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स, ठीक है। वैसे नहीं, ये कुछ इस तरीके से होगा, पूरा सब्जेक्ट कुछ और है, यहाँ पे कैन हेल्पिंग वर्ब है और प्रेसिपिटेट बेसिकली आगे मेन वर्ब है। कैन प्लस वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, मॉडल है कैन, तो मॉडल है तो क्या इसको फ्यूचर कह देंगे, कैन तो फ्यूचर दिखाता ही नहीं है तो फ्यूचर तो गलत हो गया। क्या ये कंडीशनल है, आप कहोगे नहीं है। क्या सर पास्ट है, नहीं है, प्रेजेंट सिंपल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे बड़ा तो यही लग रहा है वैसे ग्रामर का है, सबसे बड़े छोटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द फ्रेज फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर प्रोडक्ट ऑफ डिमांडिंग स्केड्यूल्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। एक बार देख भी लेते हैं भाई कि क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा।
फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर प्रोडक्ट ऑफ डिमांडिंग स्केड्यूल्स, क्रॉनिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, ये सब्जेक्ट है। ये इस सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि फार फ्रॉम बीइंग अ मेयर प्रोडक्ट ऑफ डिमांडिंग स्केड्यूल्स, ये आपका पूरा का पूरा एक मतलब फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि बीइंग आ रखा है इसमें, ठीक है, तो एक फ्रेज है। तो क्या ये सब्जेक्ट है? आप कहोगे नहीं। क्या एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है जो मेन क्लॉज को कर रहा है? बिल्कुल सही बात है। डिपेंडेंट क्लॉज तो है ही नहीं, फ्रेज है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंसीडियस? इंसीडियस का मतलब होता है कोई चीज़ जो नुकसानदेह हो। तो देख लेते हैं। ओपन एंड ऑब्वियस नहीं होगा, हार्मलेस एंड फ्लीटिंग नहीं होगा, ग्रेजुअली हार्मफुल एंड सटल ये हो सकता है, क्विक डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। तीसरा डिलेटेरियस, मोस्ट नियरली मीन्स क्या बनेगा? हार्मफुल, जो नुकसानदायक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये पैसेज से, की फेलियर क्या है? दे ओवरली एम्फेसाइज वर्क लाइफ बैलेंस, बेटा ये फेलियर नहीं है, अगर इसको एम्फेसाइज किया जाएगा ये तो अच्छी बात है। दे रिलाई ऑन शॉर्ट टर्म और सरफेस लेवल सोल्यूशंस, यानी कि सुपरफिशियलिटी, जैसे ही लगा कि कोई बीमार है उसके लिए कुछ एक अच्छा सा वो दे दिया, उसके बाद में भूल गए, फिर ये करेक्ट होगा। दे प्रोवाइड एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चीज़ है, खराब नहीं है। दे हायर टू मेनी इनएक्सपीरियंस एम्प्लॉइज, नहीं, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए थोड़ी होता है। एक क्वेश्चन आ रहा है पैसेज से और बाकी सब आ रहे हैं ऐसे ही जस्ट फॉर फन, ठीक है। द जेनेसिस ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, मुझे लगता है कि देखो ये एक पैसेज ये और एक दो और है, भाई खुद से कर लेना यार, सब सेम ही आ रहा है। अब तो मैं भी थक गया ये बता के कि लंबे वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी भाई अगर आपको जेन्युइनली इंग्लिश सीखनी है, दिस इज द प्लेस टू गो। यहाँ पे जो मैं कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ाता हूँ वो रीडिंग बूस्टर्स पढ़ाता हूँ, समझा के पढ़ाता हूँ, सिखा के पढ़ाता हूँ। आज मेरा टारगेट वो नहीं था कि मैं पैसेज पढ़ना आपको सिखाऊं। यस, पैसेज पढ़ने के लिए मैं आपके लिए अलग से क्लासेस ले आऊँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे इस चीज़ के लिए टारगेट मत करना कि आप तो तुक्के मार रहे हो। मैं तो जो नया पैटर्न है आपको पैटर्न सिखा रहा हूँ। आई एम नॉट हियर टू टीच यू कि पैसेज कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, नहीं। आई एम हियर टू टीच यू कि पहली लाइन पढ़ी, लास्ट लाइन पढ़ी, उससे एसेंस कैसे निकालना है वो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, और उस एसेंस के हिसाब से आंसर्स कैसे करना है ये बता रहा हूँ, और लंबे वाले ऑप्शन को आंसर टिक करना है ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ जाना। बाकी क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। चेकआउट कीजिएगा इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में आपको मिलता है। बाकी लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मेरा लाइव बैच भी अवेलेबल है 999 रुपये की फी में। इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं ज़बरदस्त तरीके से। हैंड रिटन नोट्स हमारा सबसे बढ़िया फीचर है। क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको साथ साथ मिलते हैं, जिससे कि नोट्स बनाने की जो आपकी ज़रूरत है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं करता ही करता हूँ रेगुलर। बाकी मेरे भाई क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। आप कॉम्बो बैच भी हमारा चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस के लिए अभ्यास तरह, वोकैब के लिए संजीवनी, ग्रामर के लिए रामबाण है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्रांति ले सकते हैं। और ये तो बहुत प्यारी सी बुक है, आप जानते हैं हमारी 2 पॉकेट रॉकेट है, छोटी छोटी, ठीक है। पॉकेट साइज ज़रूर है इनका, लेकिन बहुत खतरनाक चीज़ें ये दोनों ही, ठीक है। ये ग्रामर का कंप्लीट रिवीजन, पेपर पास में है आप लोगों के। आप देखोगे सीपीओ में कितने सारे बच्चों ने इसकी तारीफ करी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसी के रूप में एक हमारी वोकैब की भी पॉकेट रॉकेट है, ये भी आपको ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए, अमेजोन पे अवेलेबल है। बाकी कल जो क्लास हुई थी उसकी प्रैक्टिस सीट आपको मिली होगी, अगर नहीं लगाई है तो लगा लेना। और आज की क्लास की भी प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर जाइए और टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी प्रैक्टिस मिलती है, सब कुछ मिलता है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे भाई तो नाराज हो जाएंगे हम, ठीक है। और शेयर करना, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में नरेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।